हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मोहम्मद साबा सलम एंड यू वाचिंग रमजान ट्यूटोरियल योर डोर टू द फ्यूचर। आज का क्लास थ्योरम के सजेशन को जो पब्लिश कर दिया गया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके सॉल्यूशन पे हम लोगों ने थ्योरम के सजेशन को जो पब्लिश किया था, उस सजेशन में हम लोगों ने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए थे और जितने भी थ्योरम्स हमारे पास है उन सारे थ्योरम्स को इनलिस्ट करके मैंने एक क्रोनोलॉजी बना दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि किस थ्योरम को पहले करना है, किसको उसके बाद करना है, किसको उसके बाद करना है। इस सीक्वेंस को देखने के बाद मैंने लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 थ्योरम्स का आप लोगों को बताया था। तो आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के वीडियो शूट करके रखे हुए हैं और इन सारे को एक जगह क्लब किया गया है और क्लब करके एक वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो को आप लोग सेपरेटली भी देख सकते हैं और एक साथ भी देख सकते हैं, जो हम लोगों ने माध्यमिक के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बनाए हैं उनका सॉल्यूशन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जहां पर एक एक करके आप वीडियो देखोगे, एक एक थ्योरम का सॉल्यूशन क्रोनोलॉजी में, जो भी 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है हमारी किताब से, आप उनको कंप्लीट कीजिए और उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं अपने वीडियो के एंड में, जहां पर आपसे फिर आगे बातें होगी। नंबर 7 पे हमारे पास 3 थ्योरम है जो हम लोगों को कवर करना है, जिसमें से थ्योरम नंबर 34 के साथ आज हम आपके पास सब रेडी हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं, जो चैप्टर हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ, जो क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, ये एक्चुअली एक थ्योरम है जो हम लोगों ने वेस्ट बंगाल बोर्ड के बुक से लिया हुआ है। ये है थ्योरम नंबर 34 और अगर इसका पेज कहा जाए तो ये हमारे बुक के पेज नंबर 123 में है। तो पेज नंबर 123 में है ये एक्सरसाइज, यानी जो चैप्टर हमारा 7 है, थ्योरम्स रिलेटेड टू एरिया ऑफ अ सर्कल, उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो उस पर एक थ्योरम हम लोगों ने चूज़ किया और ये मैं आज आपको पूरा प्रूफ करके बताऊंगा कि इस थ्योरम को आप लोग कैसे प्रूफ करेंगे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन कराऊँ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को एक साथ ही इस वीडियो में कवर कर पाऊँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर वीडियोस को काइंडली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों कैंडिडेट्स को एक साथ सेटिस्फाई कर पाऊँ। देखते हैं कितना हो पाता है। अगर सेटिस्फैक्ट्री रखता है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को, तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर बता दें कि सेटिस्फैक्ट्री है, तो फिर मैं इस तरह से अपने मोड को कंटिन्यू करूँगा, एल्स मैं दोनों के लिए सेपरेट वीडियोज़ ही बनाऊँगा। तो जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट इंग्लिश में दिया गया है और यहाँ पर स्टेटमेंट हिंदी में दिया गया है। मैं दोनों चीज़ को एक साथ ही समझाऊंगा। मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ करने का कोशिश की है, फिगर बिल्कुल भी अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं यहाँ शेप सेलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मैनुअली ड्रॉ करना पड़ेगा और थोड़ा गंदा ड्राइंग होगा। तो क्या कहता है द फ्रंट एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सेंटर पे, सर्कल जो दिया गया है उसके सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो सर्कल का सेंटर अगर आप यहाँ पर लेते हो, ये सर्कल का सेंटर हुआ, ठीक है। आपको पता है कि एक सर्कल में ये हमारा सेंटर होता है। अब आप यहाँ पर कोई एक आर्क सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मैंने मान लिया कि मैंने इतना बड़ा आर्क यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉब्लम देगा अभी। तो अगर मैंने इतना बड़ा यहाँ पर आर्क सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस आर्क के ऊपर में बोल रहा है कि अगर आप इसे ऐसे ज्वाइन करोगे तो, गिव मी अ सेकेंड, ओके, हाँ, तो अगर आप इसे ऐसे ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने पर आपको यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ये एंगल आपको कह रहा है कि इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर, ठीक है। इसे ध्यान से समझिए, इसे कह रहा है एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इसे कह रहे हैं। और बोल रहा है बाय एन आर्क, ठीक है, बाय एन आर्क दे दिया गया ना, देखिए बाय एन आर्क बोल दिया गया, इज डबल द एंगल फॉर्म्ड। तो ये डबल होगा, किसका होगा, एंगल फॉर्म्ड, एक नया एंगल जो बन रहा है, कहाँ, बाय द सेम आर्क। आपको आर्क को वही सेम रखना है, लेकिन किसी भी दूसरे पॉइंट ऑफ सर्कल पे, यानी सर्कल पे कहीं पर भी आप कोई दूसरा एक पॉइंट लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अगर पॉइंट ले लिया, तो मैं अगर इसी आर्क से इसे ज्वाइन करूँ, तो देखिए इसी आर्क से ज्वाइन करने पे यहाँ पर, ओके, ड्राइंग में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, ये रहा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक नया एंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। बोल रहा है ये वाला, जो ये पहले वाला एंगल जो आपने फॉर्म किया है, इस एंगल की बात हो रही है, ये दूसरे वाले एंगल का ठीक डबल होगा। कैसे कैसे एंगल्स बोले गए हैं, एंगल फॉर्म एट द सेंटर, देखिए यहाँ पर जो पहला लाइन दिया गया है, एंगल फॉर्म एट द सेंटर, बोल रहा है इज गोइंग टू बी डबल, वो डबल होगा किसका, एंगल फॉर्म एट द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो सर्कल पे कहीं पर भी आप अगर एक पॉइंट लोगे तो उसी आर्क से जो एंगल फॉर्म होगा, तो ये एंगल जो होगा, ये जो गिवन एंगल हमारा है जो पहले हम लोगों ने बनाया, वो इस एंगल का ट्वाइस होगा। यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ कि ये हमारा 30 डिग्री का, तो आई होप कि आप बोल सकते हैं कि ये हमारा इसका ठीक ट्वाइस होगा, यानी कि 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये हमारा ऑब्वियसली 60 डिग्री का होगा। अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल हमारा 50 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली ये एंगल हमारा डबल यानी कि 100 डिग्री का हो जाएगा। अब चलिए इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, हिंदी में किस तरह से कहा गया है।
तो हिंदी में कहा जाता है किसी वृत्त का एक ही चाप पर स्थित। तो वृत्त आपको लेना है, ठीक है, आपके सामने एक वृत्त है, उसका एक ही चाप, चाप का मतलब होता है ये वाला भाग, ये जो इतना सा हम लोगों ने लिया है ना, इसे हम लोग वृत्त का चाप कहेंगे। फिर से मैं हिंदी में एक बार अलग से ड्राइंग करके बता देता हूँ। तो ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, और ये आप उसका यहाँ से लेके यहाँ तक एक भाग काट लो, इसे हम लोग वृत्त का चाप कहेंगे। अब अगर आप इसे सेंटर से मिला दोगे, केंद्र से मिला दोगे, तो आपको यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसे कहते हैं एंगल एट द सेंटर, वृत्त के केंद्र पे बना कोण, ठीक है, ये केंद्र पे बना हुआ कोण हो गया। ये इस तरह की चीज़ें थोड़ी परेशान करती है। तो ये बना हो गया हमारा केंद्र पे बना कोण। और बोल रहा है बाकी परिधि पे बना कोण। बाकी परिधि मतलब इसके अलावा यहाँ पर ये जो भाग बचा हुआ है, कहीं पर भी आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, कहीं पर भी अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपको, लेकिन इसी परिधि के ऊपर, ठीक है, परिधि नहीं बदलना है, परिधि उसी को रखना है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक नया कोण बनता हुआ दिख रहा है। ये कोण कहता है कि पहले वाला कोण, पहले जो कोण आपका बना था, यानी जो केंद्र पे बना कोण था, और इस कोण को बोलेंगे परिधि पे बना हुआ कोण। बोल रहा है केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। तो जो कोण यहाँ पर हमारे पास बन रहा है ये हमारा केंद्र का कोण है, ठीक है। केंद्र का कोण का मान परिधि के कोण के मान का ठीक दोगुना होगा। तो ये हमारा वो थ्योरम का स्टेटमेंट था जो हम लोगों को प्रूफ करना था। अब आपको पता है किसी भी प्रमेय के कितने भाग होते हैं? तो प्रमेय के होते हैं 4 भाग। पहला दिया गया है, गिवन। दूसरा प्रमाणित करना है, रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, ठीक है, आरटीपी। तीसरा कंस्ट्रक्शन, और चौथा प्रूफ, ठीक है। तीसरा कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना, और चौथा प्रूफ यानी कि प्रमाण। तो इन 4 भागों में से मैं आपको, जैसा कि आप लोगों को पता है 2 भाग हमेशा क्वेश्चन में मिल जाते हैं। तो टोटल कितने भाग होते हैं? तो आप लोगों को पता है एक प्रमेय के 4 भाग होते हैं। पहला होता है हम लोगों को क्यूबिल, दिया गया है, दिया गया है, इसे प्रदत्त बोल के भी लिखा जाता है हिंदी में, प्रदत्त, ठीक है। तो ये जो भाग है ना कि दिया गया है, क्या दिया गया है? तो आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए, वृत्त, केंद्र, चाप, ठीक, और ओके, चाप, और काफी परेशान करता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जब आप चाप को मिलाओगे तो केंद्र पे बना कोण, और आपको ये भी दे दिया गया है, ये कौन सा कोण है? परिधि पे बना कोण। तो क्या गिवन है? गिवन है सर्कल, सेंटर, और सेंटर पे आप जब एक आर्क लोगे, आर्क को ऐड करो, जब ज्वाइन करोगे इस तरह से, तो सेंटर पे बना हुआ एंगल, और ये वाला हो गया सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल, ठीक है। तो जो चीज़ें दी गई थी वो मैंने बता दिया। अब क्या प्रूव करना है? आरटीपी, रिक्वायर्ड टू बी प्रूव, आरटीपी रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, यानी कि क्या प्रमाणित करना है? तो प्रमाणित ये करना है कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। तो अगर आप इस फिगर को एक नाम दे दो, फॉर एग्जांपल सर्कल के सेंटर को आपने नाम दिया, तो मैं इसको फिर से एक बार क्लियर ड्राइंग बनाऊंगा जब मैं प्रूफ स्टार्ट करूंगा, और मैं बहुत सारी बेसिक बातें भी आपको समझाने वाला हूँ प्रूफ स्टार्ट करते वक्त। तो उससे पहले मैं बस ये इस भाग को समझाने के लिए इतना सा पार्ट यूज़ कर रहा हूँ, और ड्राइंग को बड़ा नहीं बना रहा हूँ, बस अब आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये ओ आपने लिया है इस सेंटर को, ठीक है। अब आर्क को आपको नाम लेना है, तो फॉर एग्जांपल ए, पी और बी ले लीजिए आर्क का नाम, ठीक है। अब तो जो एंगल सेंटर पे बना वो क्या हो गया? ए ओ बी। अब आपको इस पूरे सर्कमफ्रेंस पे ये एक पॉइंट दिख रहा है, इसको आप फॉर एग्जांपल सी कंसीडर कर लो। अगर आप इसे सी कंसीडर करोगे तो ए सी बी जो आपका बन रहा है, ए सी बी, ये आपका सर्कमफ्रेंस का हो रहा है। तो रिक्वायर्ड टू बी प्रूफ क्या है कि एंगल ए ओ बी जो बन रहा है ये, ओके, ये कैसे मैंने लिख दिया, डबल ओ क्यों लिख दिया? एंगल ए ओ बी जो हमारे पास फॉर्म होके आया है वो क्या होगा? जो एंगल ए सी बी हम लोगों ने फॉर्म किया है उसका ट्वाइस होगा। तो यही हमारा आरटीपी है, चाहे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, ऐसे लिखना है। आरटीपी हमारा प्रमाणित यही करना है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब हम लोगों को करना होगा एक कंस्ट्रक्शन, रचना, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है, क्योंकि रचना आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो हम लोग प्रमाण की तरफ बढ़ सकते हैं। तो रचना कैसे करेंगे? रचना हम लोग करेंगे कि यहाँ जो सी पॉइंट दिख रहा है, यहाँ जो ओ पॉइंट दिख रहा है, तो हम लोग सी ओ को बढ़ाएंगे, मिला देंगे और इसको बढ़ाएंगे थोड़े दूर तक। फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैंने बढ़ाया, इसको नाम दिया डी, तो मैंने सी ओ को मिलाकर डी तक बढ़ाया। मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन, सी ओ को मैंने ज्वाइन किया और मैंने एक्सटेंड किया अप टू डी। हिंदी में सी ओ को मिलाकर डी तक बढ़ाया, ठीक है, सी ओ को मिलाकर डी तक बढ़ाया। तो इतने दूर तक आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। क्या दिया गया है, क्या प्रमाणित करना है, क्या दिया गया है, एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। क्या दिया गया है हमारे पास? दिया गया है वृत्त, केंद्र, चाप, केंद्र पे बना कोण, परिधि पे बना कोण, ये सब कुछ दिया गया है। क्या प्रमाणित करना है? प्रमाणित करना है केंद्र पे बना कोण ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए सी बी। कंस्ट्रक्शन, सी ओ को मिलाकर डी तक बढ़ाया। सबको इंग्लिश में बता दूं,
What is given? The given things are, you have a circle which is having center at O. You have taken an arc APB. Angle at the center is AOB. Angle at the rest of the circumference is ACB. Required to be proved. What is required to be proved? It is angle AOB is twice of angle ACB. Construction, what you have done, you have joined C with O and extended up to D. These are the things that we have done. So now let us move to the last part and the final part of this, which is proof. How we are going to prove it. इसके लिए मुझे इस पूरे को पैन करके यहाँ से मूव कर देना पड़ेगा. बस आपके दिमाग में जहन में ये बात बैठी होनी चाहिए कि हम लोग ये प्रूफ करने जा रहे हैं, AOB ट्वाइस ऑफ ACB. अब इसे प्रूफ करते वक्त मैं आपके सामने कुछ नई चीज़ें लेके आऊँगा इससे पहले कि मैं वो प्रूफ स्टार्ट करूँ. ठीक है, तो मैं एक फ्रेश पेज से आपका ये पार्ट प्रूफ करना स्टार्ट कर रहा हूँ. चलिए, तो सबसे पहले समझिए इस चीज़ को कि अगर मैं आपको मतलब इसके प्रूफ को देने के लिए मुझे 2-3 चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, जो मैं अलग से समझा ले रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रूफ में जाऊँगा. अभी जो मैं करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल भी प्रूफ का पार्ट नहीं है. ठीक है, ये जो पार्ट मैं अभी लिखूँगा ये बिल्कुल भी प्रूफ का पार्ट नहीं है. देखिए, 2 चीज़ें समझाने में, पहला ये और ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक ट्राइंगल है. अगर मैं बोलूँ ट्राइंगल का ये दोनों साइड, अगर मैं ट्राइंगल का बोलूँ ये दोनों, काफ़ी परेशान करता है इस वक्त पे, ये दोनों साइड जो है ये हमारा इक्वल है. अगर मैं आपसे ऐसा कह दूँ तो मुझे ये बताइए कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो आपको इसके एंगल के बारे में क्या पता है. आई होप आपको ये पता होगा कि अगर दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने का जो एंगल है यानी ये एंगल, और इसके सामने का जो एंगल है यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. ठीक है, आई होप आपको ये बात पता होगी. क्लियर है? मैं इस फिगर को चेंज करके दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल ऐसे है, ठीक, और अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों साइड इक्वल है, क्लियर, तो आपको बोलेंगे इसके फ्रंट में जो एंगल है, इसके फ्रंट का एंगल ये वाला, ठीक, और इसके फ्रंट का ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा. तो जब भी साइड इक्वल होंगे तो उसके फ्रंट के एंगल्स इक्वल होंगे. ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ट्राइंगल में ABC लेता हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि AB साइड और AC साइड, ये दोनों AC, ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इससे आपको क्या मिल रहा है? इससे आपको मिल रहा है कि एंगल B और एंगल C जो है, ये आपके पास ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल इक्वल है. ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़. ये आपको फर्स्ट चीज़ जो पता चला. अब आगे बढ़ सकते हैं. इसके अलावा हम लोगों को एक और चीज़ पता होनी चाहिए. तो ये पहला चीज़ था जो हम लोगों को पता होना चाहिए इस थ्योरम को स्टार्ट करते वक्त. अब मैं एक चीज़ नया आप लोगों को सिखाना चाहूँगा. आई होप कि आप लोगों को पहले से पता होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा ये बात. वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. ये आपके सामने एक ट्राइंगल है. ठीक है, अब आपके से क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बोलूँ इस ट्राइंगल का किसी एक साइड को मैं एक्सटेंड कर दूं तो आपको बाहर में एक बनता हुआ एंगल दिख रहा है. इस एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं. मैं पूछूंगा अगर इस एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या है. अगर मैं ट्राइंगल की तीनों एंगल का आपको वैल्यू दे दूं, फॉर एग्जांपल ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है, मैं तीनों के आपके मेजरमेंट दे देता हूँ और पूछता हूँ एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है. इसका जो वैल्यू होगा वो होगा एंगल A प्लस एंगल B. एक्सटीरियर किस पे बना है? C पे बना है. तो C का जो मेजरमेंट है उसको, C के मेजरमेंट को छोड़कर, ठीक है, बाकी दोनों जो एंगल है इन दोनों के मेजरमेंट को लेकर सिंपली आप ऐड कर दो, वही होगा C का जो एक्सटीरियर एंगल है उसका वैल्यू. तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स जो उस जिस पर एक्सटीरियर बना है उसको छोड़ के. ये 2 चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए आज के क्लास के लिए. अगर आपको ये चीज़ें पता है तो मैं इस पर एक फाइनल रिविजन करवा दूंगा और उसके बाद मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा. तो देखिए, अगर मैं आपके सामने एक ऐसा फिगर ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं ऐसा एक फिगर ड्रॉ करता हूं और अगर मैं बोलूं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक, तो आप क्या कह सकते हो? अगर ये साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके फ्रंट का एंगल और इसके फ्रंट का एंगल ये दोनों एंगल इक्वल होगा. ठीक है, ओके. नहीं, मैं अगर कहूँ कि इसमें ये ठीक है, मैं इस फिगर को थोड़ा चेंज करता हूँ क्योंकि मुझे जो नीड है वो नीड मेरी इसमें पूरी नहीं हो रही है. मैं फिर से एक बार क्लियर ड्राइंग करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ. थोड़ी स्पेस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अब जो हम चीज़ करने जा रहे हैं वो बहुत ही वाइटल चीज़ है थ्योरम के प्रूफ के लिए.
ओके, अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ऑब्वियसली आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। मैं इसको अगर नाम इस तरह से दे दूँ ए बी सी, और ये जो एक्सटेंड हुआ है इसको नाम देता हूँ डी। अब मुझे अगर मैं आपको ये बता दूँ कि किसी वजह से ये दोनों इक्वल है, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे ना कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि ये दोनों एंगल आपको इक्वल दिख रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो अगर मैं आपको इस एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल इस जिस पर एक्सटीरियर बना है उसको छोड़ के बाकी इन दोनों एंगल का सम वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, इन दोनों के सम वैल्यू के इक्वल होगा। अगर मैं बोलूँ कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। और अगर मैं बोलूँ इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि वो दोनों क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, राइट। और आपको पता है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों की वैल्यू एक्स है, तो ऐड करके ये कितना हो जाएगा 2x। ये फिगर आपको समझ में आया। इसी तरह से इस चीज़ को ही हम लोग अभी यूटिलाइज करने वाले हैं। अगर आप ये जो चीज़ मैंने आपको बताया ये दोनों पिछले चीज़ों का समेसन था। ठीक है, इसको मैंने एक जगह समराइज करके बताया, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इस तरह का फिगर आपको अभी प्रूफ में दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ, अगर इतने दूर तक आपका सब कुछ रिविजन हो चुका है तो हम लोग बनाते हैं अपने पुराने फिगर को जो हम लोग पहले बनाए थे, जिस पर हम लोगों को अभी प्रूफ करना है। तो ये हमारा सर्कल था कुछ इस तरह से। ठीक है, इस पर हम लोगों ने सेंटर लेकर, आर्क लेकर एंगल एट द सेंटर बनाया था और एंगल एट द सर्कमफ्रेंस बनाया था। काफ़ी गंदा ड्राइंग हो रहा है। और हम लोगों ने ऐसे इसे ज्वाइन करके निकाला था एक्सटीरियर एंगल। इसका नाम कुछ इस तरह से था कि हम लोगों ने यहाँ ए पी बी दिया था, सेंटर को नाम दिया था ओ, और इसे नाम दिया था सी, और एक्सटेंड किया था अप टू डी। तो ये फिगर देख के आपको आई होप कि याद आ रहा होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये दोनों साइड इक्वल क्यों है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ट्राइंगल बात करूं ए ओ सी की, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, मैं प्रूफ स्टार्ट कर दिया हूं। यहाँ से सब जो भी है ये सब कुछ प्रूफ में है। ठीक है, और आई होप कि प्रूफ को हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं लिखना पड़ेगा। तो ट्राइंगल मैं कौन सा ले रहा हूँ, ए ओ सी। अगर इस ट्राइंगल को लूँ तो इस ट्राइंगल में आपको मैं क्या कह सकता हूँ कि ओ ए और ओ सी ये दोनों इक्वल है, हाँ या ना, ओ और ओ सी, यस। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है। रेडियस को प्लूरल में रेडिया यानी कि अर्धव्यास कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अभी इस एंगल का नाम होगा ओ ए सी, ये होगा एंगल ओ ए सी, और दूसरी तरफ जो एंगल हमारे पास फॉर्म होकर आया वो होगा ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बन के आ रहा है ये वाला ए ओ डी, मैं उसकी बात करता हूँ, एंगल ए ओ डी की बात करता हूँ। एंगल ए ओ डी किसके इक्वल होगा, तो एंगल ए ओ डी ऑब्वियसली हम ये जो दोनों एंगल देख रहे हैं इसी के सम के इक्वल होगा। तो सिंपली लिख दीजिए ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए। क्लियर है। अब जो मैं करने जा रहा हूँ इसे ध्यान से समझिएगा, मुझे ऊपर वाले एंगल की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये दोनों अगर इक्वल है तो अगर ये x है तो ये x है, तो टोटल 2x हो जाएगा। और 2x में x कौन है, ये भी है ये भी है, तो आप चाहे किसी को भी लिखें, मुझे ऊपर वाले एंगल की ज़रूरत है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, इस पर इंडिकेट करने के लिए सिर्फ ऊपर वाले एंगल को लिखूँगा, ओ ए सी और ओ सी ए। तो आप तो इसे एंगल 2 टाइम्स आप दोनों को ऐड करने पर सेम है, इसको आप यूटिलाइज करोगे तो आप लोग कह सकते हो इसको यूटिलाइज करके कि ये दोनों ओ ए सी हो जाएगा या ओ सी ए होगा। मैं लिखूँगा ओ सी ए। ओ सी ए की खासियत यह है कि ओ सी ए जो है ये ऊपर वाले एंगल की बात हो रही है, तो मुझे हमेशा ऊपर वाला एंगल यहाँ लिखना है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ओ सी ए। बिल्कुल इसी तरह से अब मैं दूसरे साइड पर ट्राइंगल में स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेना चाहूँगा ताकि मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझा पाऊँ। तो अब मैं ट्राइंगल चेंज कर रहा हूँ, ट्राइंगल का नाम ले रहा हूँ, इस तरफ का ट्राइंगल लूँगा। ये जो ट्राइंगल हमारे पास यहाँ फॉर्म होकर आया है बी ओ सी बोलूँगा। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल लूँगा बी ओ सी। इस वाले ट्राइंगल में ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। ओ बी और ओ सी इक्वल है। सही, क्यों इक्वल है, फिर से वही सेम रीज़न, रेडियाई, दोनों एक ही सर्कल के रेडियाई है, रेडियस है, तो सेम होने है। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो इससे क्या इंप्लाई होता है, इससे इंप्लाई होता है ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। आई होप कि आपको ये दिख गया होगा, ओ बी सी यहाँ पर है और ओ सी बी ऊपर है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल के सम के ये इक्वल होगा। अब आगे जो बढ़ेंगे फिर यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है जो बी ओ डी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक्सटीरियर एंगल बी ओ डी की, तो एक्सटीरियर एंगल बी ओ डी क्या होगा, सम ऑफ वही ऊपर के दोनों एंगल ओ बी सी प्लस एंगल
OCB, पर आप इसे किसके इक्वल लिखोगे 2 टाइम्स, जैसे कि मैंने पिछले वाले में सिखाया था, किसके ऊपर, जो ऊपर वाला है, ऊपर में कौन है OCB, तो 2 टाइम्स अब आप लिख दोगे OCB। अब आपको जो इस्तेमाल करना है वो होगा ये और ये। देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड है AOD और इसका लेफ्ट हैंड साइड है BOD, तो मैं थोड़ा सा पैन करके जगह लेता हूँ, स्पेस, थोड़ा सा स्पेस लूँगा बस आपको समझाने के लिए, और फाइनल हमारा हो जाएगा। तो अब इसे देखिए, मैं किसी दूसरे कलर से लिख लेना पसंद करूँगा। तो अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिए, मैं कहने जा रहा हूँ कि ये जो हमारे पास ये आया, इसे इक्वेशन मार्क कीजिए एज 1 और इसे मार्क कीजिए एज इक्वेशन 2, और सिंपली इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड ऐड होगा। लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा तो हो जाएगा एंगल AOD प्लस एंगल BOD। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और राइट हैंड साइड ऐड होगा तो 2 एंगल OCA प्लस 2 एंगल OCB। ठीक है, अब इसे आप कॉमन कर लो और 2 को यहाँ से हटा दो, इससे कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए AOD और BOD को देखते हैं, फिगर देखते हैं। फिगर आप लोग देख पा रहे हो, AOD मतलब हमारे इस वाले एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, और BOD मतलब इस। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो एक्चुअली ये पूरा एंगल AOB फॉर्म हो रहा है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपको एंगल इंप्लाई कर रहा है वो इंप्लाई कर रहा है एंगल AOB। फिर से एक बार दिखा दूं, देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है AOD वाला और ये BOD। अगर AOD और BOD, AOD के साथ BOD को ऐड करोगे तो ये टोटल एंगल हमारा फॉर्म हो जाएगा AOB। तो ये हमारा AOB फॉर्म हो गया, क्लियर है। उसी तरह से अब चलिए हम लोग राइट हैंड साइड में चलते हैं और राइट हैंड साइड में चेक करते हैं कि कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पैन करके मूव करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा एंगल की बात की गई है, OCA और मतलब जो ऊपर में दोनों एंगल फॉर्म हुए हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर में जो एंगल फॉर्म हुआ है OCA और OCB, वो एक्चुअली OCA ये एंगल की बात हुई है, इस वाले एंगल को OCA कहा गया है, और दूसरे तरफ जो एंगल हमारे पास फॉर्म हुआ है वो है OCB। तो इस तरफ हमारे पास OCA हुआ है, इस तरफ OCB हुआ, तो टोटल ऐड करके हमारे पास जो एंगल फॉर्म हो के आ रहा है वो हो रहा है AOB। तो अगर मैं इसे पैन करके यहाँ मूव करके लिखूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि ये हो गया 2 बाहर में रह गया और एंगल AOB। देखिए हमारा प्रूफ AOB नहीं, मैंने यहाँ लिखने में गलती कर दी, AOB क्यों, हमारे ऊपर में जो पॉइंट था वो तो C था ना, ऊपर में पॉइंट C है ना, तो ये ACB होगा। ठीक है, लिखने में गलती हुई है बस। ओके, लेट मी जस्ट फिनिश इट अप। ये AOB नहीं, ये ACB होगा। ठीक है, तो देखिए AOB क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB हम लोगों ने फाइनली प्रूव किया। देखते हैं प्रूफ में ये क्या यही करना था। देखिए हम लोगों ने जब थ्योरम स्टार्ट किया तो लिखा था कि रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड क्या होने वाला है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था, AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, यही हमें प्रूव करना था, राइट। तो वो हमारा जो प्रूव हमें करना था वो प्रूव हम लोग रीच कर चुके हैं। तो हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव हो चुका। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने प्लान किया है वेस्ट बंगाल बोर्ड के बुक से थ्योरम नंबर 38 प्रमाण करने का, जिसका स्टेटमेंट है वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण समपूरक होते हैं। चक्र चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनको ऐड करने पर टोटल वैल्यू जो आता है वो होता है समपूरक यानी कि 180 डिग्री। इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करेंगे राइट आफ्टर दिस इंट्रो वीडियो। आज हम लोग जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं उस थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण समपूरक होते हैं। अब इस प्रश्न में इस थ्योरम को प्रूव करना बहुत आसान है, प्रमाण बहुत ही छोटा सा है और बहुत आसान है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसमें मेन चीज जो आपके लिए आने वाली है वो होने वाली है आपको इसके सारे टर्म्स को समझना। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को 2 शब्द समझाऊंगा आज कुल, जिसमें से पहला शब्द समझाता हूं वृत्तस्थ चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज शब्द आप सब लोग जानते हैं, ऐसा बंद समतलीय क्षेत्र जिसके 4 भुजाएं होती है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज सब लोग जानते हैं। लेकिन बोला है कैसा चतुर्भुज, वृत्तस्थ। वृत्तस्थ चतुर्भुज क्या होता है, दरअसल वृत्तस्थ शब्द जो बना है वो बना है वृत्त के अंदर स्थित, यानी कि अगर मैं कोई ऐसा चतुर्भुज बनाऊं जो वृत्त के अंदर स्थित है। देखिए ये वृत्त है ना, इसके अंदर में स्थित ये चतुर्भुज है।
इस चतुर्भुज को मैं बोलूंगा कि ये वृत्तस्थ चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त के अंदर स्थित है। पर यहाँ पर एक कॉमन कंफ्यूजन है। वृत्त के अंदर का मतलब बच्चे समझ लेते हैं कि अगर ये वृत्त है और इसके अंदर में मैंने ऐसे चतुर्भुज रख दिया तो ये वृत्त के अंदर हो गया। नहीं, वृत्त के अंदर होने का मतलब होता है जो चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु हैं वो वृत्त की परिधि पर होनी चाहिए। अगर एक भी मिस हो जाता है तो वो वृत्तस्थ चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। ठीक है, वृत्तस्थ चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में वृत्तस्थ चतुर्भुज का एक और नाम है वृत्तीय चतुर्भुज। वृत्तस्थ चतुर्भुज को क्या कहते हैं? वृत्तीय चतुर्भुज। हो गया। तो हम लोगों ने क्या जाना? हम लोगों ने जाना कि वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण संपूरक होते हैं। में वृत्तस्थ चतुर्भुज कैसा होता है देख लिए। एक और शब्द है जो आप लोगों को नहीं पता होगा, संपूरक। आज हम लोग इस शब्द को भी समझेंगे। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री सीरीज पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा पूरक कोण जो 90 डिग्री का होता है। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 24 को सॉल्व करेंगे वेस्ट बंगाल की बुक से तो वहां पर आप लोग को पूरक कोण का कंसेप्ट मिलेगा। और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वर्ड है संपूरक कोण। संपूरक कोण होता है 180 डिग्री। ठीक है, संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब आइए पूरे स्टेटमेंट को थोड़ा पढ़ के देखते हैं। बोला वृत्तस्थ चतुर्भुज मतलब इसका कि विपरीत कोण। विपरीत कोण का मतलब तो नो डाउट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इस कोण को लूं तो उसके विपरीत में कौन सा कोण है? ये। और अगर मैं इस कोण को लूं, देखिए मैंने इसे डबल से इंडिकेट किया तो इसके ऑपोजिट में है ये। विपरीत कोण कैसे होते हैं? संपूरक। विपरीत कोण संपूरक होते हैं मतलब इसके साथ इसको जोड़ने पर 180। ठीक है, ये और ये जोड़ने पर 180। अगर आप लोगों को स्टेटमेंट समझ में आ गया है तो आप लोगों को पता है प्रमेय के कितने भाग? 4 भाग दिया गया है। प्रमाणित करना है रचना प्रमाण, हमेशा यही रहेगा। अगर आप लोगों को इस बारे में नहीं पता है तो काइंडली हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए जहां पर आपको वीडियो हमारे सारे थ्योरम के लिंक्स मिल जाएंगे। उस थ्योरम सीरीज में आपको एक जगह मिलेगा जहां पर लिखा होगा बेसिक्स ऑफ थ्योरम, उसे देख लीजिए। उसे देखने पर आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं कि थ्योरम के 4 भाग जो होते हैं उसे मैंने वहां पर समझाया, इलैबोरेटली वहां पर डिस्कस किया गया। वहां जाके आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन किया गया होगा बेसिक्स ऑफ थ्योरम, वहां से मिल जाएगा। तो थ्योरम के कितने भाग? 4 दिया गया। प्रमाणित करना है रचना और प्रमाण, जिसमें से दिया गया और प्रमाणित करना हमेशा स्टेटमेंट से मिलता है। क्या दिया गया है इसमें? अगर दिया गया है तो दिया गया है वृत्तस्थ चतुर्भुज। और क्या प्रमाणित करना है? विपरीत कोण संपूरक। तो 2 भाग में बांट लिए। क्या दिया गया है? वृत्तस्थ चतुर्भुज। वृत्तस्थ चतुर्भुज मतलब वृत्त वाला चतुर्भुज। सही, वृत्त के अंदर जो स्थित चतुर्भुज है। अब वृत्त के अंदर यानी वृत्त की बात हो रही है तो वृत्त का पहचान आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। बाकी थ्योरम्स में आप लोगों ने सीखा है किसी भी वृत्त को बुलाने का तरीका होता है उसका केंद्र। बिल्कुल सही। तो बिना केंद्र के वृत्त नहीं हो सकता। तो अगर आप इस वृत्त को बुलाना चाहते हैं तो उसका केंद्र जरूर देना पड़ेगा। तो कैसे बुलाएंगे इस वृत्त को? ओ केंद्रीय। दिया क्या है? ओ केंद्रीय वृत्त। चतुर्भुज का नाम लेते हैं ए बी सी डी। तो क्या दिया गया है? ओ केंद्रीय ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। क्योंकि सवाल में है वृत्तीय चतुर्भुज तो वृत्तस्थ चतुर्भुज, वृत्तीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। हो गया। ओ केंद्रीय वृत्त में ABCD वृत्तस्थ चतुर्भुज है, दिया गया है। हो गया, दिया गया। अगला भाग क्या होता है? प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है? विपरीत कोण संपूरक होते हैं। कोण संपूरक मतलब विपरीत कोण मतलब दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 180। तो इस कोण का नाम होगा ना BAD और इसका नाम होगा BCD। तो मैं लिख सकता हूँ ना, प्रमाणित करने में है कोण BAD, इसमें जब मैं जोड़ूंगा कोण BCD तो कितना होगा? 180 डिग्री। बिल्कुल केवल ये प्रमाण करने से हो जाएगा? नहीं, एक और बचा हुआ है, वो है ABC और ADC। कोण ABC में जोड़ना होगा कोण ADC तो कितना होगा? 180। ये दोनों चीजें प्रमाणित करनी है। पर हम प्रमाण केवल एक का करेंगे और दूसरे को बोल देंगे इसी प्रकार। हो गया, एक को प्रमाण कर देंगे और दूसरे को बोलेंगे इसी प्रकार। हम दूसरा भी प्रमाणित कर सकते हैं। तो प्रमेय के 4 भागों में से पहला भाग दिया गया है और दूसरा भाग प्रमाणित करना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा भाग है रचना। रचना क्या करनी है? रचना हमें इस प्रमेय में जो करनी है वो ये है, ओ केंद्रीय वृत्त है ना, ओ से आप A और C को मिला सकते हैं, AC या फिर B और D। मैं सुविधा के लिए B और D को मिला रहा हूं। अगर कोई A और C को मिलाएगा तो वो भी प्रमाण कर सकता है। मैंने सुविधा के लिए B और D को मिलाया। क्या सुविधा, ये आप लोगों को थोड़ा देर में पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया रचना। रचना क्या किया? OB और OD को मिलाया। लिखने का तरीका पता है ना?
ओ डैश बी कॉमा ओ डैश डी को मिलाया, हो गया। प्रमेय के कितने भाग होते हैं? 4। 3 भाग हो गए, दिया गया, प्रमाणित करना है, रचना, बचा क्या? प्रमाण। तो अब हम लोग इस प्रमेय का आखिरी भाग प्रमाण शुरू करने वाले हैं। मैं जैसे ही प्रमाण शुरू करूंगा उसके बाद मैक्सिमम मुझे लगता है कि यहाँ से 2-3 मिनट में हमारा प्रमाण खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें पुरानी एक थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। आप लोग थ्योरम नंबर 34 पेज नंबर 123, अगर आपके पास वेस्ट बंगाल का बुक है तो वहां से फॉलो कीजिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारे उस वीडियो का भी लिंक मिलेगा। वो थ्योरम कुछ इस तरह से है, जैसा मैंने आपको डिटेल्स बता दिया कि आपको उस थ्योरम में प्रमाणित करना है केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। वेस्ट बंगाल के बुक में पेज नंबर 123 थ्योरम नंबर 34 जाके आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को समझने में बहुत सहूलियत होगी, पर इस वीडियो के प्रूफ में उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसे हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना प्रमाण शुरू करें। अब हम प्रमेय का प्रमाण करने जा रहे हैं। प्रमेय का प्रमाण बहुत आसान है, पर जैसा मैंने अभी आप लोगों को एक रेफरेंस दिया कि वेस्ट बंगाल के बुक में से थ्योरम नंबर 34 पेज नंबर 123 में दिया गया है, उसके रेफरेंस की हमें जरूरत पड़ेगी। वो थ्योरम क्या था एक बार मैं बता दूं। उस थ्योरम में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त पे मैं क्या करता हूं, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त को बिना केंद्र के नहीं बना सकते। मैं क्या करता हूं कि मैं इसका एक निश्चित चाप यानी आर्क ले लेता हूं और इस पर केंद्र से जोड़ता हूं, तो ये क्या बना, इसको बुलाएंगे केंद्र का कोण, ठीक है। और इसी आर्क को लेके अगर मैं परिधि पे कहीं पर भी, मैं मान लेता हूं परिधि पे मैं यहां लेना चाहता हूं, मैंने ये कोण बनाया तो इसको बोलेंगे परिधि का कोण। तो मैंने जब ऐसे कोण बनाए तो 2 कोण बनाए, एक ही चाप के ऊपर में एक बनाया केंद्र का कोण और दूसरा बनाया परिधि का कोण। इस कोण के बीच में एक संबंध है, ये केंद्र का कोण है और ये परिधि का कोण है, इनके बीच में एक छोटा सा संबंध है। संबंध कहता है इस कोण का मान जितना होगा उसका 2 गुना होगा ये मान। अगर ये मान x है तो ये होगा उसका 2 गुना यानी कि 2x। अगर ये 10 है तो ये 20 होगा। साफ पता है अगर ये 2 गुना होगा तो वो आधा होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो इसी थ्योरम को आज हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, हम लोग प्रमाण करने वाले हैं वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण संपूरक होते हैं। इसमें मैंने O केंद्र से B और O से D को रचना में अभी बताया मैंने जोड़ा है। जोड़ने के बाद आपको BOD केंद्र का कोण दिख रहा है ना, BOD केंद्र का कोण दिख रहा है और BAD परिधि का कोण दिख रहा है। और केंद्र का कोण परिधि का 2 गुना होता है, आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आप लोगों से, चाप कौन सा है? देखिए इसमें मैंने एक निश्चित चाप की बात की थी ना, वो चाप यहाँ पर बन रही है BCD। तो बच्चे क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे कॉपीज में चेक किया है जहां पर बच्चे गलती करते हैं कि मैं जब चेक कर रहा हूं तो देख रहा हूं वो चाप लिखना भूल गए। BCD चाप है ना, चाप लिखना भूल गए। एग्जाम में इन सब चीजों के लिए मार्क्स कटता है, ना करें ऐसी गलती। आपको लिखना पड़ेगा कौन सा चाप, BCD चाप पर, BCD चाप पर। BCD चाप पर क्या केंद्र पे बना कोण कौन सा है, BOD। केंद्र पे बना कोण हो गया BOD। ये 2 गुना होगा किसका, परिधि के कोण का। परिधि का कोण है BAD। निकल गया। अब मैं दोबारा चाप को बदलूंगा, BCD नीचे वाला चाप लिया ना, अब मैं ऊपर का चाप लेता हूं BAD। अब कौन सा चाप लेता हूं, चाप लेता हूं BAD, चाप लेता हूं BAD। BAD चाप पर बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को BAD चाप भी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, BAD चाप। उसमें केंद्र का कोण BOD और परिधि का कोण BCD। केंद्र का कोण BOD, ये परिधि का कोण BCD, ये गलत। देखिए जब मैंने इससे लिया तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर था ना, तो जब BCD लेंगे तो हम लोग को कोण का डायरेक्शन इधर और इधर लेना है ना, BCD। तो यहाँ पर कोण जो होगा BOD वो होगा ऐसा, ठीक है। ये जो कोण बना ना, इस कोण का नाम, ये पहला जो BOD था और इस कोण में नाम में अंतर है। इसको BOD बोलेंगे, इसे भी BOD बोलेंगे, लेकिन इसे बोलेंगे बृहत BOD। कैसा BOD, बृहत। तो केंद्र पे बना कोण परिधि पे 2 गुना होगा, तो यहाँ पर जो हम लोग BOD लिखेंगे उसके सामने एक शब्द इस्तेमाल करेंगे बृहत, ठीक है। और ये भी होगा 2 गुना एंगल BCD। हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है प्रमाण करने के लिए, इसे मान लीजिए समीकरण 1, इसे मान लीजिए समीकरण 2 और इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ने का काम मैं कर रहा हूं। बाएं पक्ष में जोड़ेंगे तो क्या होगा, BOD के साथ किसको जोड़ेंगे, बृहत BOD को।
वृहत कोण बीओडी को, और दाहिने तरफ में 2 कॉमन हो गया, दोनों में 2 है, क्या बचा कोण बीएडी जोड़ कोण बीसीडी, हो गया ना। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, बीओडी कोण और वृहत बीओडी कोण दोनों को जोड़ने पर आपको क्या दिख रहा है? देखिए तो बीओडी इतना सा है ना और वृहत बीओडी इतना सा है ना, यानी इन दोनों को जोड़ने पर आपको पूरा कोण मिल गया ना, पूरा वृत्त मिल गया ना, और पूरे वृत्त का कोण कितने का होता है? 360। तो ये दोनों जोड़ के कितना हो गया? 360। 360 डिग्री बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री बराबर हो गया 2 एंगल बीएडी प्लस एंगल बीसीडी। अब देखिए बीएडी बीसीडी का मान निकल जाएगा, 2 इधर भाग हो जाएगा, 180 को 2 से भाग देंगे कितना होगा? 360। सॉरी 360 को 2 से भाग देंगे कितना होगा? 180। तो क्या निकला? एंगल बीएडी, इसमें एंगल जोड़े बीसीडी और 2 से भाग देने पे आ गया 180। जो हमें प्रमाण करना था वो आ गया, पहला प्रमाण आ गया। मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोग पहला प्रमाण कर लेंगे तो लिख देंगे इसी प्रकार ABC प्लस ADC बराबर 180 डिग्री, हो गया प्रमाण। क्लियर हुआ तरीका? अब यहां पर जो चीज मैंने लिखी है इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, लेकिन थोड़े स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं। जैसे कि यहां पर लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं केंद्र में बना कोण परिधि में बने कोण का दोगुना होता है। तो इसके लिए आपको मेरा फेसबुक पेज फॉलो करना पड़ेगा। आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए और हमारे फेसबुक पेज पे जाके हमारे नोट सेक्शंस में जाके वहां बहुत सारे फाइल्स अपलोडेड है जिसमें नोट्स दिए गए हैं, आप उस नोट को सर्च कर लीजिए। इनकेस आपको दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, हम आपको वहां पर प्रोवाइड कर देते हैं कि नोट का जो लिंक है वो क्या है, लिंक से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जैक्टली जो आपको एग्जाम में लिखना है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा थ्योरम समझ में आ गया होगा, खुद से कर पाइएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 255 में थ्योरम नंबर 48 समरूपता सिमिलरिटी से जुड़ा हुआ। समरूपता यानी सिमिलरिटी किसे कहते हैं? तो ये आकार और आकृति से जुड़ी हुई चीज। समरूपता, यहाँ पर हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें एक शब्द हमारे सामने आने वाला है समकोणिक। शब्द क्या है? समकोणिक में याद रखिए समान कोण होने पर हम लोग उसे बोलते हैं समकोणिक। तो हम लोगों को एक जो थ्योरम करना है, मैं थ्योरम पढ़ के सुना दूं, पेज नंबर 255 में है थ्योरम नंबर 48। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बिंदुओं से कर्ण पर डाले गए लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं एवं उनमें से प्रत्येक मूल त्रिभुज के समरूप होता है। हो गया? आप लोगों ने सुना, समझ में आया? कुछ नहीं आएगा, ऑब्वियस है नहीं आ पाएगा। दरअसल ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इस स्टेटमेंट को हम लोग को समझना पड़ेगा, पर इससे पहले कि हम लोग इसको शुरू करें हम लोगों को बेसिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके इन वीडियो के लिंक्स को जरूर देख लें अगर आप लोगों के पास पॉसिबल है तो। इससे क्या होगा, आप लोगों को समझने में और सहूलियत होगी। नहीं होगा, मैं यहाँ रिवाइज करवा ही रहा हूँ, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जो हम लोगों को करना है शायद आप लोगों को याद ना हो, आप लोगों को मैंने थ्योरम से जुड़ा हुआ कुछ बेसिक समझाया था। किसी भी थ्योरम के कितने भाग होता है? 4। वेरी गुड, 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? बहुत सही कहा आप लोगों ने। पहला दिया गया है, दूसरा प्रमाणित करना है, तीसरा रचना और चौथा प्रमाण। किसी भी प्रमेय के ये 4 भाग होते हैं। आपको एग्जाम में इन चारों को लिखना है, ठीक है? जो प्रश्न है उस प्रश्न में से 2 चीजें मिलेंगी, पहला दिया गया है और दूसरा प्रमाणित करना है। तो जो प्रश्न है उसको ठीक से पढ़िए, प्रश्न को ठीक से पढ़ने पर आप लोग दिया गया है प्रमाणित करना है निकाल लेंगे। उसके बाद रचना प्रमाण करने के लिए आपको कुछ रचना करनी पड़ती है, पर जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में भी समझाया था और पहले बता चुके हैं कि रचना हर एक प्रमेय में जरूरी नहीं होती। कभी कभी बिना रचना किए प्रमाण हो जाता है और कभी प्रमाण करना रचना करना जरूरी होता है प्रमाण को लाने के लिए, ठीक है? आज के प्रमेय में रचना आवश्यक नहीं है, बिना रचना के हम प्रमाण करते हैं, ठीक है? तो जैसा जैसा कहा गया है मैं बिल्कुल उसी हिसाब से एक चित्र बनाऊंगा और उस चित्र में बताने की कोशिश करूंगा कि क्या दिया गया है और क्या प्रमाणित करना है। क्योंकि ये लाइन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है, तो आप लोगों को तो दिया गया प्रमाणित करना नहीं होगा अलग, तो इसमें से हम लोग करेंगे अलग। तो पहले मैं ड्राइंग बनाऊं और आपको समझाऊं कि क्या स्टेटमेंट लिखा गया है। शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में बोला गया है किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है? यानी कि आप लोगों को क्या एक समकोण त्रिभुज बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं। मैं किताब के ड्राइंग को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बाद आप लोग जब रिवाइज करेंगे तो किताब के ड्राइंग से रिवाइज करेंगे। मैं किताब की ड्राइंग को बना रहा हूँ। मैं चाहूँ तो जो मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले त्रिकोणमिति में सिखाया था
उसको भी बना सकता हूँ, वो भी समकोण त्रिभुज है, लेकिन मैं उसके जगह में थोड़ा दूसरा बना रहा हूँ। देखिए ऐसे और ऐसे ये समकोण बना है, यहाँ पर समकोण है और ये एक भुजा मैंने डाल दी, तो ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। इसका नाम मैंने दिया ए बी सी। तो किस कोण पर समकोण है? ए कोण पर समकोण। हो गया। बोला है किसी, अब लाइन में किताब से बताता हूं, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बिंदु से कर्ण पर डाला गया लंब। अब ये बातें आप लोगों को याद होगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा होता है? जो उसके सामने होता है, मतलब कर्ण ये है ना, उस पर डाला गया लंब, मतलब यहाँ से लंब डालना मतलब इस पर 90 डिग्री का कोण खींचना। ठीक, उसकी वजह से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, इस बात को याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा पता चला हम लोगों को। तो हम लोगों ने जो बोला वो किया, किसी समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज? एबीसी के समकोण बिंदु से, समकोण बिंदु कौन सा? ए पर है ना समकोण बिंदु, कर्ण कौन सा? बीसी पर डाला गया लंब कौन सा? ए नहीं, इसको नाम देना होगा ना, इसको मैं नाम देता हूँ ए बी। डाला गया लंब कौन सा? दोनों तरफ बने त्रिभुज, इसकी वजह से दो तरफ त्रिभुज बना। इस त्रिभुज का नाम ए बी सी और इस त्रिभुज का नाम ए सी डी कह सकते हैं, ठीक है ना। दो त्रिभुज बने, इधर एक त्रिभुज बना ए बी सी, इधर ए सी डी। क्या कह रहे हैं? आपस में समरूप होते हैं, समरूप होते हैं जी। ए सी डी और इधर में ए बी डी, ठीक है। तो क्या हुआ? दो त्रिभुज बने हैं ना, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो सिमिलर प्रमाण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रमाण करेंगे दोनों त्रिभुजों को समकोणिक। कैसा प्रमाण करेंगे त्रिभुजों को? अगर त्रिभुज समकोणिक हो गया तो हमारा समरूप प्रमाण हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना है? दोनों त्रिभुजों को क्या प्रमाण करना है? समकोणिक। समकोणिक याद रखिए, समकोण और समकोणिक में अंतर है। समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री, और समकोणिक यानी, दरअसल मैं कहना चाहता हूं समान कोणिक, समकोणिक नहीं समान कोणिक, यानी कि तीनों उसके सारे कोण कैसे हैं? समान, बराबर होंगे। बिल्कुल सही। तो बराबर अगर हम लोगों ने प्रमाणित कर दिया कि सारे कोण, मतलब इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के साथ समान कोणिक प्रमाणित करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? समरूप प्रमाण करने के लिए इसके तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर है, तो हो जाएगा समरूप। ठीक है, समझ आया? तो हम लोग क्या करने वाला है, क्लियर हुआ? कौन कौन सा बोला है? देखिए लाइन में पहला बोला है दोनों बने त्रिभुज, यहां बोला है ना बने त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं एवं उनमें से प्रत्येक मूल त्रिभुज के समरूप होता है। उनमें से प्रत्येक मतलब जो त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज बना है ना एबीडी, मूल त्रिभुज हमारा एबीसी था, तो एबीडी पूरे के समरूप है। नया इधर में एसीडी बना है, वो भी पूरे के समरूप है। ये हो गया हमारा, दिया गया है, प्रमाणित करना है दो भाग। इसमें से दो भागों को अलग करेंगे। आप लोग अगर सुना तो दो भाग अलग कर पाएंगे? दिया गया है और प्रमाणित करना है, इसको कोशिश करें। सबसे पहले वाक्य को दिमाग में बैठाने की कोशिश। क्या आप लोगों ने पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा, एक ड्राइंग है हमारे सामने जो आप लोग पीछे बोर्ड पे देख भी पा रहे हैं, सुन के उसे याद करने की कोशिश कीजिए। हमारे पास था एक समकोण त्रिभुज जिसका समकोण बिंदु है कहीं पर, वहां से आपने त्रिभुज पर त्रिभुज पर के कर्ण पर लंब खींचा। जो लंब खींचा गया है वो पहले दिए गए ओरिजिनल त्रिभुज को दो भागों में बांट देती है। दिख रहा है? जो दोनों त्रिभुज बटे नए बने वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो। समरूप प्रमाणित करने के लिए क्या करेंगे? दोनों को समकोणिक प्रमाणित करेंगे, समान कोणिक प्रमाणित करेंगे। ठीक है, जब ये प्रमाण हो जाएगा तो हम लोगों को और भी प्रमाण करना है। इसमें और क्या प्रमाण करना है? जो दो नए त्रिभुज बने थे बांटने के बाद ये त्रिभुज मतलब जो बना वो मुख्य त्रिभुज के समरूप होगा एवं इधर वाला त्रिभुज मुख्य त्रिभुज के समरूप होगा। तो दिया गया को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। तो प्रमाण करने में तीन चीजें है ना, पहले आपको प्रमाण करना है इधर वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर समकोण में समरूप है, उसके बाद ये छोटा त्रिभुज पूरे बड़े त्रिभुज की समरूप है, फिर ये त्रिभुज पूरे के समरूप है। हो गया, बहुत ही आसानी से हम प्रमाणित कर लेते, लेकिन इसमें लिखने का तरीका जो है ना कोणों को, वो बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से सीखना पड़ेगा, तुम लोग उसको बहुत ध्यान देंगे। तो प्रमेय के दो भाग दिया गया है और प्रमाणित करना है, खत्म हो चुका है।
दिया गया है, प्रमाणित करना अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो हम लोग उसको बोर्ड पे लिखे। जो वाक्य क्वेश्चन में दिया गया है उसमें समरूप होते हैं, समरूप होते हैं वो तो प्रमाण करना है। उससे पहले जो है सब कुछ दिया गया है, ठीक है। जैसे जैसे दिया गया है मैं लिखता हूं। देखिए, दिया गया है, ये प्रमेय के 4 भागों में से पहला भाग है। क्या क्या दिया गया? दिया गया है एक समकोण त्रिभुज, प्रश्न में लिखा हुआ है ना, एक समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज है हमारे पास? त्रिभुज है एबीसी, एक समकोण त्रिभुज एबीसी। उसमें क्या है? उसमें बोला है समकोण बिंदु के, समकोण बिंदु, समकोण बिंदु कहां पर है? समकोण बिंदु, समकोण बिंदु आपको दिख रहा है ए पर, है ना, समकोण बिंदु ए। वहां से कर्ण, कौन सा कर्ण है? बीसी। कर्ण बीसी पर क्या डाल रहे हैं? पर लंब। लंब कौन सा है? एडी। दे रहे ना, पर लंब एडी है। हो गया। इसकी वजह से क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है ना, जिससे दो त्रिभुज कौन कौन से? ए बी डी और ए सी डी आसानी से कह सकते हैं। पर मैंने आप लोगों से कहा यहाँ पर त्रिभुज कहना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखने और बोलने का तरीका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे तैसे लिखने से नहीं चलेगा, क्योंकि समरूपता की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो लिखने का जो सही तरीका होगा वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, आप लोग पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं ना, इसमें देखिए समकोण जो है वो कुछ ऐसे दिख रहा है ना आपको, अगर ध्यान से देख रहे हैं एबीसी को देख रहे हैं, देखिए ए बी सी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है ना। अगर आप ऐसे कहते हैं एबीसी तो देखिए आप ऐसे बात कर रहे हैं ना एबीसी, आप जो त्रिभुज एबीसी बुला रहे हैं, समकोण किसके किसके बीच में समकोण बना है? बड़े त्रिभुज एबीसी में समकोण बना है इससे और इससे ना, बना है ना, समकोण में दोनों भुजाएं है ना। और हम पहले छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं और बड़े वाले पे खत्म कर रहे हैं, कर्ण पे, छोटे से शुरू करके कर्ण पे खत्म कर रहे हैं, तब ना त्रिभुज बुला रहे हैं एबीसी। तो सबको ऐसे ही बुलाना होगा, ठीक। अब देखिए दो, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, इसमें बड़ा और छोटा कौन है? ये छोटा है ना, ये बड़ा है ना। तो आपको बुलाने के लिए छोटे से कर्ण पे जाना पड़ेगा ना, तो आप कैसे बुलाएंगे? बी बी ए, कैसे बुलाएंगे? बी बी ए, तब ना ये त्रिभुज होगा। तो किसी भी तरह से त्रिभुज बना देने से नहीं होगा, त्रिभुज होगा डी बी ए। इसको देखिए ध्यान से, इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ए बी सी, है ना, ए बी सी जैसे था वैसे बनाया हो ना। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या की, बी पे मैंने समकोण बना दिया। क्या यहाँ पर बी पे समकोण है? तो ये मैंने सही बनाया? नहीं। देखिए समकोण जहां पर आपके पास है वो ये बिंदु है दरअसल, ठीक। उसके बाद यहां से आप आए हैं बी पर और उसके बाद आप गए हैं कर्ण पे। क्या ये उससे मिला? नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला है। क्यों? देखिए ये एक समकोण आया है और उसके बाद कर्ण, एक समकोण आने के बाद कर्ण आना चाहिए था। देखिए अगर मैं इसको यहां देता ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी, ये देखिए छोटे के बाद आया ना बड़ा, समकोण के बाद कर्ण हुआ ना एबीसी, वैसे लिया गया ना। देखिए ए बी सी, छोटा के बाद कर्ण, तो इस वाले त्रिभुज के लिए भी मुझे क्या लेना होगा? छोटे के बाद कर्ण, तो डी बी ए लेना होगा। इसमें भी बोलूं, इसमें बोलेंगे तो ये छोटा है और ये कर्ण है ना, तो क्या बोलना होगा? डी ए सी। यहाँ पर त्रिभुज क्या हो जाएगा? डी ए सी, जिससे दो त्रिभुज ये दोनों बने। हो गया? क्या दिया गया है? क्लियर हो गया? अब क्या करना है? रचना और प्रमाण करें। रचना नहीं, अब तो प्रमाणित करना है। अब हम लोग क्या करेंगे? आरटीपी, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, यानी कि प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है? 3 चीजें। पहला, ये जो दोनों त्रिभुज बने हैं ये दोनों समरूप होंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज BBA और त्रिभुज BAC, ये दोनों क्या होंगे? समरूप। फिर और भी समरूपता प्रमाणित करनी है, किसके किसके बीच? इसके बाद BAB, DBA, यानी ये वाला त्रिभुज पूरे के, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज BBA को, त्रिभुज BBA को पूरे त्रिभुज कौन सा? ABC। वैसे ही बचा हुआ DAC है ना, त्रिभुज कौन सा? DAC, उसको भी पूरे के समरूप प्रमाणित करना होगा। 3 चीजें प्रमाणित करनी है। इतने दूर तक किसी को दिक्कत है? एक बार पूरा रिवाइज करें।
प्रमेय के शुरुआत में कहा गया। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा समकोण त्रिभुज है? त्रिभुज एबीसी। उसका समकोण किस बिंदु पर है? ए पर है। वहां से कर्ण कौन सा? कौन क्या खींचे हैं? लंब। लंब क्या है? जिसकी वजह से पूरा त्रिभुज था एबीसी वो दो भागों में बढ़ रहा है। कौन से दो भागों में बढ़ रहा है? डीबीए। बोलने का तरीका मैंने सिखा दिया। छोटा के बाद हम लोग जब एबीसी बोल दिए हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं? छोटे वाले के बाद कर्ण को ले रहे हैं। तो जब भी हम लोग बोलेंगे तो वैसे ही लेंगे। इसको बोल रहे हैं तो छोटे वाले के बाद कर्ण को लेना होगा, तो डीबीए। इसमें भी बोलना होगा छोटे वाले के बाद कर्ण को लेना होगा, डीएसी। बोल पाएंगे? बने। क्या प्रमाणित करना है? ये दोनों आपस में सर्वांग सम होंगे, समरूप होंगे। ये छोटा वाला पूरे के समरूप होगा, ये दाहिना वाला भी पूरे के समरूप होगा। ये तीनों प्रमाणित। ठीक है, अब प्रमाण के लिए जाना होगा। हमें पता है रचना नहीं करनी है, डायरेक्ट प्रमाण करना है। मैं इसके प्रमाण से जुड़ा हुआ एक छोटा सा हिंट पहले आपको देता हूं। देखिए, अगर ये छोटा वाला त्रिभुज पूरे के समरूप है, अगर ये दाहिना वाला त्रिभुज पूरे के समरूप है, ठीक, मैं क्या करता हूं, इसको नाम दे देता हूं 1 और छोटे वाले को, इधर वाले को देता हूं 2। अगर मैं बोलूं 1 ओरिजिनल एबीसी के समरूप है, अगर मैं बोलूं 2 ओरिजिनल के समरूप है, एबीसी के समरूप है, तो 1 और 2 आपस में खुद ब खुद समरूप। यानी आपको जो ये पहला प्रूफ करने के लिए बोला है ना, ये और ये यानी 1 और 2 समरूप होंगे, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 और 3 प्रमाणित कर देते, आपने 2 और 3 कह दिया, तो वो यूजुअली हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगा ट्रिवियल, खुद ब खुद। ठीक है, अगर आपने 2 और 3 प्रमाणित कर दिया तो 1 खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? प्रमाणित में केवल 2 और 3 को प्रमाणित करना है। यानी कि इधर का छोटा वाला डीबीए को पूरे समकोण त्रिभुज के एबीसी के समरूप प्रमाणित करना है, फिर 2 को डीएसी को पूरे के समरूप प्रमाणित करना है। यही दोनों काम करेंगे, क्योंकि जब ये हो जाएगा तो 1 और 2 खुद ब खुद समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमाण कितने हैं हमारे पास? 3। 1 नंबर प्रमाण, 2 नंबर प्रमाण, 3 नंबर प्रमाण। हम लोग पहले प्रमाणित करेंगे 2 नंबर को, फिर करेंगे 3 नंबर को, और 1 नंबर खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें? शुरू कर सकते हैं। अब तक किसी को कोई सवाल मन में है तो वो पूछ ले पहले। जी, लक्ष्मण कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, आप बोले 1 को नहीं करके 2 और 3 करेंगे तो 1 अपने आप जी, हम 1 और 2 नहीं, आप 1 और 2 को करेंगे तो 3 नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, मुझे अच्छा लगा सुनकर। आपने ये जानना चाहा कि अगर 2 और 3 को प्रूफ करने पे 1 ट्रिवियल हो जाता है, तो क्या 1 और 2 को करने पे 3 ट्रिवियल होगा, या किसी और को करने पे कोई और ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपके पास क्या है? देखिए, ये छोटा वाला पूरे के समरूप है, ये दूसरा वाला पूरे के समरूप है, इसलिए ये दोनों समरूप हो गए। मैं उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये एक बड़ी सरल रेखा है, इसके सामने मैंने एक छोटी सरल रेखा रखी, बोला ये सरल रेखा, इसका नाम दिया मैंने ए, इसका नाम दिया बी, ए बी के का हाफ है। ठीक है, और यहाँ मैंने फिर रखा सी, मैं बोला सी बी का हाफ है, तो आपको क्या बोलूंगा? ए और सी इक्वल है। अब मैं ए और सी को बोल दूं कि वो दोनों एक दूसरे के हाफ है, फिर बी के इक्वल होगा। ऑकवर्ड साउंड कर रहा है ना? और आपको दिख रहा है यहाँ तो वो पॉसिबल ही नहीं, ए सी का हाफ है तो ए और सी इक्वल हो नहीं सकता। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर चूंकि हम लोग समरूपता की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो समरूपता में ये सारी चीजें आप नहीं सोच सकते। हाँ, आप एक चीज कर सकते हैं, जब प्रमाण लिखेंगे ना, तो प्रमाण में इसे 1 नंबर लिखना हमेशा जरूरी नहीं है। आप एक काम कीजिए, इसे 1 लिखिए, इसे 2 लिखिए, इसे 3 लिखिए। ठीक है, प्रमाणित करना है 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, और फिर ये तीसरा। हो गया, सीक्वेंस चेंज कर दिए। ये भी कर सकते हैं। किसी और को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे? प्रमेय का सबसे मुख्य भाग प्रमाण, प्रमेय का सबसे मुख्य भाग प्रमाण। लेकिन प्रमाण से ज्यादा मुख्य ये है कि आप लोग प्रमेय को समझे, क्या दिया गया है, क्या प्रमाणित करना है। हो गया, समझ में आ गया? सब लोग बोल पाएंगे? साक्षी क्लियर है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रमाण। प्रमाणित करने के लिए मैंने आपको एक अलग सा डायग्राम बना दिया, फिर से उसको बनाया फेयर करके। दरअसल मैंने किया ये है, हमारा मुख्य त्रिभुज, हम लोगों को पता है ना कि हम लोगों को एक छोटे वाले एक को पूरे के समरूप प्रमाणित करना है, तो मैंने जिसको प्रमाणित करना है ए बी डी है ना, वो उसको मुख्य एबीसी के समरूप प्रमाणित करना है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। आप एबीडी बोलेंगे? डीबीए, बिल्कुल सही कहा नया ने। और डीबीए को किसके समरूप प्रमाणित करेंगे? मुख्य एबीसी के। तो हम लोग को जो प्रमाणित करना है उसे मैंने
हाईलाइट करने के लिए ये दिखा दिया, समझ आया ना। तो आप लोग क्या प्रमाणित करने जा रहे हैं, प्रमाण का जो हम लोगों को पहला प्रमाण होने वाला है वो है त्रिभुज BBA और त्रिभुज ABC में, पहले इन दोनों में समरूपता के लिए हम लोगों को क्या लाना है, तीनों कोण समान है, यही ना प्रमाण करना है कि तीनों कोण समान होंगे। शुरू करें। पहली चीज देखिए, जो छोटा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है यानी जिसका नाम है DBA, क्या उसमें कोई 90 डिग्री का कोण है? कहां पर है? वेरी गुड, बहुत सही कहा आप लोगों ने। D पर समकोण है ना, तो D पर समकोण आप किसी भी तरह से बोलिए, D के समकोण आप BDA या ADB कहीं से भी बोलिए। तो इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज हमें क्या मिली, कोण BBA और एक और कोण कौन सा, बड़े वाले त्रिभुज में, एक छोटे वाले में से लिए, एक बड़े वाले में से लेना होगा। एक मिनट, बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा कोण, ABC गलत है, BAC सही है। समकोण कहां पर है, ए पर ना, सही जवाब दिए, समझ में आया। इसके बाद हम लोगों को तीनों कोणों को निकालना है, एक हो गया, दूसरा खोजे। ध्यान से आप लोग देखने पर आप लोगों को एक चीज दिखेगा, छोटे वाले त्रिभुज को देखिए, देख रहे हैं, उसमें एक कोण B मौजूद है या नहीं, वो भी है ना। छोटे वाले त्रिभुज में एक कोण है B, उस कोण को बुलाइए। नेहा, कैसे बुलाएंगे उस कोण को? हाँ, बिल्कुल सही बुलाए नेहा। छोटे वाले में एक कोण है ना B, जिसको बुलाएंगे ABD, बुलाए। उसके बारे में लिखूंगा, लेकिन इसमें तो बड़े वाले में भी खोजना होगा। बड़े वाले त्रिभुज ABC को सब लोग देख रहे हैं, ठीक। बड़े वाले त्रिभुज ABC में प्रियंका कोई कोण दिख रहा है? कौन सा? C गलत। वो क्यों बराबर होगा? आप C को बराबर करना चाहते हैं, छोटे वाले में आपने कहा B और बड़े वाले में आप कहना चाहते हैं C। B और C क्यों बराबर होंगे? ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर है। ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर है। सही। आपने छोटा वाला, अब हम लोग दूसरा कोण खोज रहे हैं, आप इस B को इसके C के बराबर क्यों बोल रहे हैं? CBA क्यों? इधर से करने पे ये 90 डिग्री लग रहा है। गलत। 90 डिग्री एक ABC एक बड़ा समकोण त्रिभुज है ना, उसमें A पर भी समकोण है, C पे भी समकोण है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180। आप तो दो ही कोणों का मान 180 दिखा दे रहे हैं, दो 90 डिग्री संभव नहीं है ना, ठीक है। तो आप लोगों को दूसरा कोण दिखा, साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, CBA या ABC सही कहा था साक्षी ने, लेकिन साक्षी को भी रीजन नहीं पता। साक्षी रीजन पता है? नहीं। लक्ष्मण आपको रीजन पता है? बोलिए। नहीं, एक सरल रेखा नहीं है, दोनों में B कोण सिमिलर है। बिल्कुल सही, प्रिंसी ने बिल्कुल सही समझा। देखिए, छोटे वाले त्रिभुज में जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस कोण की ABD, उसको बुला सकते हैं, छोटे वाले में क्या बुला सकते हैं? ABD, और उसी सरल रेखा को बड़ा करने पर ABC बन रहा है ना, उसी को बड़ा करने पे बन रहा है ना। तो दरअसल B कोण जो है वो छोटे वाले में, BBA वाले त्रिभुज में और बड़े वाले ABC दोनों में मौजूद है ना, इसीलिए वो हमेशा बराबर होगी। वो कोण, कोई कोण खुद के बराबर होता है कि नहीं? हर कोण खुद के बराबर होता है, इसमें हुआ कि नहीं? इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। अब एक बात बताइए, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। तीनों कोणों का मान, तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। अगर मैं बोल दूं कि एक त्रिभुज के दो कोणों का मान जोड़कर 120 आया और दूसरे वाले त्रिभुज में भी दो कोणों को जोड़कर 120 आया, तो इस जो पहला वाला त्रिभुज है उसका बचा हुआ कोण का मान कितना होगा? और दूसरे वाले त्रिभुज का बराबर खुद ब खुद होगा ना। इस चीज को मैं यहाँ थोड़ा लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से बोलिए, आप लोग जवाब दीजिएगा। ये एक त्रिभुज है, इसका नाम है 1, ये एक त्रिभुज है, इसका नाम है 2। थोड़ा क्लियर बनाता हूँ। 2 1 के दो कोणों को जोड़कर आता है 130 डिग्री और इसके दो कोणों को जोड़ के आता है 130 डिग्री, तो इसका बचा हुआ कोण का मान कितना होगा? 50। और इसके बचे हुए कोण का मान 50। खुद ब खुद बराबर हो गया ना, ठीक। तो अगर किसी त्रिभुज के, दो त्रिभुजों के दो कोणों का मान बराबर है तो तीसरा कोण का मान खुद ब खुद बराबर होगा। समझ गए? तो आप लोगों को क्या पता चला? चूंकि इन दोनों त्रिभुजों में दो कोणों का मान बराबर है, तो
अब छोटे वाले त्रिभुज में कौन सा कोण बचा हुआ है जो बड़े वाले त्रिभुज के एक कोण के बराबर, बचे हुए कोण के बराबर होगा? छोटे वाले में कौन सा बचा हुआ है? कोण का नाम पूरा बोलिए। बिल्कुल सही, छोटे वाले में बचा हुआ है ना BAD, तो त्रिकोण BAD किसके बराबर होगा? BAC नहीं, ACB बचा हुआ है ना, तो ACB के बराबर होगा, बचा हुआ है। ठीक है, तो तीनों कोण समान मिल गए, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। तो आप लोग लिख सकते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। पहला भाग हो गया। हम लोगों को और एक प्रमाण करना है ना, तो हम लोगों का यहाँ पर पहला हो गया, क्या निकल के आ गया? त्रिभुज BBA और B ठीक से लिखता हूं, और नहीं कॉमा त्रिभुज ABC कैसे हो गए? समरूप। इसको बाद में इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। ठीक, तो यहाँ हमारा एक प्रमाण आ गया। अब हम लोगों को और एक प्रमाण करना है ना, उसके लिए हमें एक और छोटा त्रिभुज लेना पड़ेगा जो कि नया बना था। लंब खींचने के बाद उस त्रिभुज का नाम साक्षी बताइए। DAC, बिल्कुल सही। शुरू करें। देखिए साक्षी ने इस त्रिभुज की बात की ना, DAC। अब हम लोग इस त्रिभुज के सर्वांशम प्रमाणित करने वाले हैं। मनीष, इस त्रिभुज को किसके समरूप प्रमाणित करेंगे? ABC के, मुख्य जो त्रिभुज है ना उसी के। तो हम लोग अब क्या करेंगे? त्रिभुज BAC को किसके समरूप प्रमाणित करेंगे? त्रिभुज ABC इसके समरूप। तो दोनों में लिखेंगे, वही तीन चीजें खोजनी है। पहला चीज खोजो, बिल्कुल जिस तरह से पहले खोजे थे उसी तरह से दोनों त्रिभुजों में, यानी कि छोटा वाला DAC उसमें और बड़े वाले में एक 90 डिग्री का कोण है। आप लोगों को दिख रहा है? छोटे वाले में समकोण यहाँ पर है ना ADC, तो कोण ADC ये किसके बराबर होगा? बड़े में वही है ना BAC, कोण BAC 90 डिग्री का होगा। दूसरा चीज खोजते हैं, दोनों में देखिए C कोण कॉमन है ना, सही। तो क्या बोलेंगे? पहले छोटे वाले में बोलते हैं ACD, बड़े वाले में ACB, तो हो जाएगा ACD बराबर ACB। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम कोण है, तो तीसरा इसमें भी बचा हुआ बराबर होगा। इसका तीसरा बचा हुआ कोण कौन सा है? छोटे वाले में बचा हुआ है DAC, वो किसके बराबर होगा? पूरे वाले में ABC के। तो बिल्कुल उसी तरह से अब ये दोनों त्रिभुज भी हो गए समरूप, हो गया। और उसके बाद क्या लिखेंगे? क्योंकि ये ABC के समरूप है, ये ABC के समरूप है, इसलिए ये दोनों समरूप। हो गया प्रमाण। ये तो हमारा आज का प्रमाण। बहुत कठिन है? नहीं। सब रेडी है? पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में सबको पता है। जैसे मैं पाइथागोरस का नाम लेता हूं आपके दिमाग में एक चीज आती है, समकोण त्रिभुज, राइट। समकोण त्रिभुज से जुड़ा हुआ है पाइथागोरस का थ्योरम, और पाइथागोरस का थ्योरम मतलब समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। क्या था थ्योरम? किसी को याद है? कोई कह सकता है कि थ्योरम क्या था? नहीं, सबको याद होना चाहिए। पाइथागोरस का प्रमेय भूल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने त्रिकोणमिति के क्लासेस में बनाया है जी। तो पाइथागोरस का प्रमेय, बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने पूछा कि मैंने पाइथागोरस का प्रमेय कहा। ये पाइथागोरस का सूत्र है। दरअसल प्रमेय सूत्र कुछ नहीं है, पाइथागोरस ने जो ये थ्योरम दिया था उसी प्रमेय को हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई समकोण त्रिभुज होगा हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने 3 वर्ग रखता हूँ। जैसे कि मैंने सोच के रखा हुआ था कि आज आप लोगों के लिए एक डेमो बनाऊंगा, नहीं पॉसिबल हो पाया तो मैं आपके सामने 3 वर्ग बनाता हूँ। तीनों वर्गों को ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हमारा एक वर्ग है। वर्ग मतलब पता है ना, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो इस वर्ग के बारे में मैं मान लेता हूँ कि इसकी सारी भुजाएं जो है ना वो 3 सेंटीमीटर वाली है। ठीक, तो 3 सेंटीमीटर से हमें एक वर्ग मिल गया। इसका क्षेत्रफल कितना होता है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा देर बाद। मैं एक दूसरा आयत आप लोगों के सामने, आयत नहीं दोबारा हमारा एक वर्ग लेता हूं। इस वक्त मैं बदल रहा हूं और इसके भुजाओं की लंबाई मैंने 4 कर दी है। ठीक,
अब हमारे पास 2 हो गए, तीसरा मैं लेता हूं 5। अगर मैं 5 लूं तो ये हो गया हमारा 5। अब इन तीनों को देखिए, एक है 3, एक है 4, एक है 5, भुजा वाली 3 वर्ग हमारे सामने। इन तीनों वर्गों के साथ आप लोग साफ साफ कह सकते हैं कि आप इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल भी जानते हैं। पहले वाले का क्षेत्रफल कितना होगा? 3 का स्क्वायर करने पर निकलेगा, बिल्कुल सही कहा लक्ष्मण ने। इसका क्षेत्रफल होगा 9, क्योंकि क्षेत्रफल इसलिए स्क्वायर यूनिट खुद ब खुद लग जाएगा। 4 का होने वाला है 16 और 5 का होने वाला है 25। आपको अच्छे से पता है ना। अब देखिए, मैं अगर आपसे ये कहूं कि इन दोनों को जोड़ने पर ये तीसरे के इक्वल होगा, तो कोई डाउट है किसी को? 9 + 16 25 होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। दरअसल इस चीज को डायग्रामेटिकली देखिए किस तरह से ये डिफरेंट हो रहे हैं। अगर मैं यहां पर एक वर्ग रखूं, ये मान लेते हैं कि मैंने 4 वाला बनाया, ये जो 4 वाला था वो मैंने यहां पर बनाया, यहां पर मैंने एक वर्ग बनाया, ये वर्ग जो हमारे हम लोगों ने पहले लिया था ना 3, ये वो वाला वर्ग है। तो यहां पर हमारे पास एक वर्ग बनेगा जो होगा 5 वाले वर्ग के बराबर। ये मैंने 4 का लिया है, ये मैंने 3 का लिया है और ये 5 दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक वर्ग है ना, यहाँ एक वर्ग है और यहाँ एक वर्ग है। इन तीनों वर्गों को मैंने जिस तरह से सजाया है, क्या हुआ? इनके बीच में एक त्रिभुज बन जा रहा है। ठीक, अब देखिए इस त्रिभुज के अंदर में ये उसका आधार, ये उसका लंब और ये उसका कर्ण है। कर्ण तो आसान है। अब आप लोग त्रिकोणमिति वाले चीजों के साथ कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये लंब और ये आधार बदल सकता है। नहीं, लंब और आधार कोई भी एक आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपने किस ओर से लिया है। और वो सब चीजें मत सोचिए। आपको यहाँ 90 डिग्री का कोण दिख रहा है ना, तो ये सामने वाली भुजा कर्ण हो गई आपकी। और कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग जो है, इसका मान कितना निकल के आया है? कर्ण के वर्ग का मान निकल के आया है ना 25, सही। और आपको आधार का वर्ग और इसके दोनों के वर्ग को जोड़ने पर ये 9 है और ये 16, इन दोनों को जोड़ने पर मिल रहा है ना 25। कोई दिक्कत? तो आप क्या कह सकते हैं? किसी त्रिभुज के जो समकोण त्रिभुज है उसके कर्ण पे बना वर्ग, कर्ण पे बनी भुजा का वर्ग, कर्ण पे जो भुजा बना है उसका वर्ग, अन्य दोनों भुजाएं, कौन कौन से अन्य दोनों भुजाएं? लंब और आधार, उन दोनों पे जो वर्ग बन रहा है उनको जोड़ने पर उनके योगफल के बराबर होता है। तो किस तरह से आप लोगों ने सुना? कुछ इस तरह से, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पे बना भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ने पर, 9 और 16 को जोड़ने पर योगफल के बराबर होता है। ये वाक्य आप लोगों ने सुना, कुछ समझ में आया? लगता है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलने लगा होगा। क्या जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये हमारे पास कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, जिस समकोण त्रिभुज में ये हमारा कर्ण, ये लंब और ये आधार है, तो हम लोग क्या कहते थे? कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होगा, सही। अब आप लोग देख रहे हैं ना, कर्ण पे जो वर्ग बन रहा है उसका स्क्वायर, कर्ण पे जो वर्ग बन रहा है वो हो रहा है ना 25, अन्य दोनों भुजाओं पे कितना बन रहा है? 9 और 16, उन दोनों को जोड़ने पर उनके योगफल के बराबर हो रहा है या नहीं? तो साफ साफ समझ में आप लोगों को आ रहा है, कर्ण पे बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के योगफल के समान होता है। तो पाइथागोरस का थ्योरम जो आप लोगों ने बचपन से सुना है कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज आपके सामने होगा तो क्या कहेंगे? उसे देखकर, समकोण त्रिभुज देखकर क्या कहेंगे? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब उसे अगर शब्दों में कहा जाए तो कुछ इस तरह से कहेंगे, किसी एक समकोण त्रिभुज के लिए उसके कर्ण पे बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के योगफल के समान है। योगफल के समान है, यहाँ गलती हो रही है दीपिका से, दीपिका बार बार गलती कर रही है, योगफल बोलना भूल जा रही है। योगफल के समान, तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस का स्टेटमेंट। पाइथागोरस का स्टेटमेंट सुन लिया आप लोगों ने। स्टेटमेंट को जो आज तक इतनी आसानी से देते थे, कर्ण स्क्वायर को लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसे जिस तरह से एग्जामिनेशन में दिया जाएगा वो समझ गया ना। एग्जाम में दिया जाएगा किसी समकोण त्रिभुज के किसी एक भुजा पे बने वर्ग का, किसी एक भुजा पर बने एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के समान होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि ये पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो प्रीवियस ईयर में रह चुके हैं, उनके साथ ऐसे सिचुएशंस आए हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, वो बोल रहे सर मुझे नहीं पता ये कौन सा थ्योरम है, कौन सा प्रमेय आया, इसलिए मैं नहीं करके आ पाया। आप सबको समझ आ रहा है ना ये कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस। पाइथागोरस के थ्योरम के साथ बच्चों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सबसे ज्यादा यही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो ये भूल जाते हैं कि वो थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ना, वो बस सोच के जाते हैं पाइथागोरस मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। प्रमाणित करे कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बोलता है प्रमाणित करे किसी समकोण त्रिभुज के एक भुजा पे बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के योगफल के समान होता है। समझ गए? तो ये हो जाता है हमारा स्टेटमेंट। क्लियर हो गया स्टेटमेंट? अब आपको पता है ना प्रमेय के कितने भाग? 4 दिया गया है, प्रमाणित करना है रचना और प्रमाण। इन 4 में से 2 भाग दिया गया है और प्रमाणित करना है कहां से मिलता है? क्वेश्चन से। तो प्रमेय का जब मैं अभी वाक्य लिखूंगा बोर्ड पे तो आप लोग उसमें से 2 भागों में बांट पाएंगे, दिया गया है और प्रमाणित करना है। जब दिया गया है और प्रमाणित करना है खोज के निकल जाएगा तो बचेगा रचना और प्रमाण, उस भाग के लिए बढ़ेंगे आगे। चलिए शुरू करें। प्रश्न दे दिया गया है, प्रश्न पढ़ें और शुरू करते हैं। दिया गया है समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य 2 भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के समान होता है। तो 2 भाग प्रमेय के दिया गया, प्रमाणित करना वाला खोज के निकालना है ना, प्रमाणित करना है। आप सबको पता है प्रमाणित करना है पाइथागोरस का थ्योरम, यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दिया क्या गया? दिया गया समकोण त्रिभुज, सही ना? और कुछ दिया गया है? नहीं। तो इसमें दिया गया है प्रमाणित करना को हमारे ट्रेडिशनल तरीके से जिस तरह से हम लोग निकालते हुए आए थे नहीं करते। सिंपल सी बात है, दिया गया और प्रमाणित करना है, बड़े आसानी से कह देंगे कि दिया गया है समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में समकोण कहाँ है बता दीजिए, हो गया। और दूसरा क्या बताना है? समकोण त्रिभुज दिया गया है, उसके अलावा बता देना है कि समकोण कहाँ पर है। प्रमाणित क्या करना है? प्रमाणित करना है कर्ण पे बना वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, योगफल के बराबर है। यहाँ पर आप लोग सीधे लिख देंगे जो समकोण त्रिभुज बना है ना उसमें कर्ण लंब और आधार जो होगा उसके स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। क्लियर? इस तरह से हम लोग लिखने वाले हैं। तो दिया गया है में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? जो हमारा पहला भाग है गिवन, दिया गया है। गिवन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? गिवन में हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि हमारे पास एबीसी को एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? एबीसी समकोण त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज। ठीक है? और उसमें कोण ए पर समकोण है, ये लिख देना है, कोण ए बराबर 90 डिग्री। आप लोगों को पूरे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है? इसका नोट बना के मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कि लिखना किस तरह से। यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए उतना नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग हमारे सोशल मीडिया साइट्स में जाइए, वहां जाके देख सकते हैं। जब इनके नोट्स की जरूरत पड़ेगी वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। तो गिवन ये क्लियर हो गया ना? गिवन में किसी को कुछ पूछना है? नहीं। अगला भाग क्या है? आरटीपी, रिक्वायर्ड टू प्रूव, प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है? प्रमाणित करना है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे हैं ना मैंडेटरी हो गया है चित्र बनाना। पहले वाले भाग को तो हम लोग बिना चित्र के बना भी दिए, लेकिन अब जरूरी है क्योंकि उसी से कर्ण लंब और आधार निकलेगा। इसका चित्र मैं वही वाला चित्र बनाऊंगा जो हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। उसी चित्र पर यह आधारित है, उसी फिगर पे यह आधारित है। तो देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया और उम्मीद करता हूं आपको कर्ण इसका यहाँ पर 90 डिग्री का कोण यहाँ पर दिख रहा होगा। तो मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी। तो समकोण ए पर है कि नहीं? त्रिभुज एबीसी हुआ, समकोण कहाँ पर है? ए पर। और आपको क्या दिख रहा है? समकोण यहाँ है तो कर्ण मुख्यतः बीसी होगी ना, क्लियरली कर्ण हो गया बीसी। तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का समेशन, तो ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। तो दिया गया है, प्रमाणित करना बहुत आसान है कि नहीं? अब क्या करना है? तीसरा भाग प्रमेय का रचना। इसमें क्या रचना करनी है वो ध्यान से देखिए। रचना में हम लोग क्या करेंगे? ए बिंदु से बीसी के ऊपर में एक लंब खींच देंगे और इस लंब का नाम देंगे एडी। हम लोगों ने क्या की रचना? ए बिंदु से बीसी के ऊपर लंब खींची और इस लंब को नाम दिया एडी। हो गया? तो हम लोगों ने दिया गया है, प्रमाणित करना है और रचना बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया विद इन 2 मिनट्स। ठीक है? लास्ट 2 मिनट में हम लोगों ने सीखा। दिया गया है समकोण त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज, कोण ए पर समकोण चित्र। जैसे फिगर बना, फिगर बनते ही आप लोगों को बीसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर दिख गया। इसमें लंब कर्ण कोई, ये भी लंब हो सकता है, कर्ण यही है, लंब और आधार कोई भी हो सकता है। नेसेसरली ये लंब और ये आधार या ये लंब ये आधार पॉसिबल है। तो हम लोगों को क्या मिला? प्रमाणित करना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या की? रचना। रचना बड़ा आसान था ना, ए बिंदु से बीसी के ऊपर में लंब खींचा जो एडी हो गया रचना। अब क्या करना है? प्रमेय का आखिरी भाग प्रमाण। शुरू करें। उसके लिए फिगर मुझे क्लियर करके बनाना पड़ेगा और इसी फिगर को देखकर हम लोग अपना जो थ्योरम का प्रूफ है वो करेंगे। शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रमाण। प्रमाण में आप लोगों के सामने वही चीजें इस्तेमाल करने वाला हूं जो मैंने आप लोगों को समरूपता में सिखाया था। उम्मीद करता हूं समरूपता वाली चीजें आपको याद होगी, क्योंकि आज हम लोग दोबारा समरूपता वाली चीजों को इस्तेमाल करेंगे और प्रमाणित करेंगे अपना पाइथागोरस का प्रमेय। देखिए समरूपता के लिए प्रमाण में जो पहला भाग में लिखने वाला हूं वो क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ए बी डी आपको एक त्रिभुज दिख रहा है और एक पूरा बड़ा त्रिभुज दिख रहा है ना,
ABC, मैं यहाँ पर आज ABC को ABC नहीं बुलाता हूं, मैं CBA बुलाता हूं। इसकी वजह आप लोगों को अभी पता चलेगी। आप लोगों को पता ना कि AD कर्ण है, सॉरी AD लंब है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर A पूरा 90 डिग्री का कोण है, आप लोगों को पता है। मैं ले रहा हूं ABD, कौन सी त्रिभुज लिया मैंने? ABD, और उसके साथ जो मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं वो ले रहा हूं CBA। कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं? CBA। क्यों ले रहा हूं? ध्यान से थोड़ा देखिएगा। जब मैंने लिया है ABD त्रिभुज, उसमें AB कर्ण है और BD समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक है ना। AB कर्ण हो गया हमारा और BD समकोण बनाने वाली ये दोनों भुजा है ना। ABD त्रिभुज में उनमें से एक है, तो हम लोगों ने पहले लिया AB और उसके बाद BD को लिया, सही। तो जब हम लोग इसी तरह से बनाएंगे तो इस त्रिभुज को देखिए, बड़ा त्रिभुज अगर ABC बोलते हैं तो इसमें ये क्या समकोण बनाने वाली है ना। हम लोगों ने जब ABD लिया तो उसमें पहले किसको, ABD जब नाम पुकारा तो पहले किसको बुलाया? पहले बुलाया कर्ण को, और उसके बाद किसको बनाया? उसके बाद हम लोगों ने बुलाया आधार, नहीं आधार मत कहिए, समकोण बनाने वाली एक भुजा, सही, समकोण बनाने वाली एक भुजा को बुलाया। अब अगर आप ABC बुलाते हैं तो ABC समकोण बनाने वाली भुजा हो गई ना। आप लोग गलत लिख देंगे ना, इसीलिए मैंने पहले क्या लिया? CV, जो कि इस त्रिभुज का, बड़े त्रिभुज ABC जो बड़ा त्रिभुज था उसका कर्ण है, और कर्ण के साथ हम लोगों ने लिया उसका समकोण वाला भुजा, समकोण का एक भुजा। तो इस तरह से लेंगे तो आपको समरूपता के आधार पर लिख सकते हैं ना। इस तरफ में लिखता हूं मैं कर्ण बटा समकोण बनाने वाली एक भुजा, कौन सा? AB बटा BD लिख दिया। तो अगली तरफ भी मैं क्या उसी तरह से लिखूंगा? समकोण बनाने वाली भुजा, सॉरी समकोण बनाने वाली भुजा ये है। पहले हम लोग लिखेंगे कर्ण, कर्ण कौन सी होगी? BC, ठीक है। और हमारे पास AB हो जाएगा उसका कर्ण, आ गया। अब देखिए इसको क्रॉस गुना करेंगे, AB को AB से गुना करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हमारे पास बचेगा? BC इंटू BD। तो हमारे पास बच गया है BC इंटू BD, ये रख लीजिए। अब दोबारा आप लोगों को ये पहला वाला भाग क्लियर हो गया ना। पहले वाले भाग के आधार पर हम लोग दूसरा वाला भाग करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को पहले वाले भाग में दिक्कत हो गई तो दूसरा वाला भाग समझ नहीं आएगा। क्लियर है ना ये बात? आगे बढ़े। अब देखिए हम लोगों को क्या करना था, दूसरे तरफ वाला त्रिभुज लेना था। तो दूसरे वाला त्रिभुज में ये बनेगा ना CAD। तो कौन सा त्रिभुज बना? त्रिभुज बना CAD, और उसके साथ फिर से वही बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। बड़े वाले त्रिभुज का नाम कौन सा है? CBA। अब लेकिन यहाँ पर हम लोग पिछले बार में जिस तरह से दो भुजाओं को लिए थे, इसमें भी वही लेंगे, कर्ण के साथ एक समकोण। लेकिन पिछले बार कर्ण के साथ, देखिए कर्ण के साथ छोटा वाला समकोण लिया था ना, इस बार कर्ण के साथ बड़ा वाला समकोण लेंगे। देखिए कर्ण कौन सा है? AC, और समकोण कौन सा है? DC। तो आप लिख सकते हैं AC बटा DC। आपने पहले लिया है कर्ण, उसके बाद आपने DC लिया है। बड़े वाले में कर्ण कौन है? BC। तो आप लिखेंगे ना यहाँ BC बटा आपका बड़े वाले में कर्ण के साथ जो समकोण बनाया है उसमें बड़ा कौन है? AC है ना। समकोण बनाने वाले में बड़ा कौन है? AC। तो यहाँ बटा में क्या होगा? AC। अब ये पूरा लाइन आपको क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे? क्रॉस गुना फिर से पहले से कीजिए जैसे पहले किए थे। AC स्क्वायर इक्वल टू निकलेगा DC प्लस, सॉरी DC इंटू होगा इंटू BC। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रमेय के इन दोनों भागों को समझ गए ना। पहली समरूपता से हमें ये मिला, जहां पर हम लोगों ने इस छोटे वाले को पूरे के किया, यानी एक नंबर को पूरे के किया। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे वाले भाग में 2 नंबर को पूरे के किया। तो हम लोगों को ये दोनों भाग मिले हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को जोड़ने वाले हैं। जब हम जोड़ेंगे तो बायां पक्ष बाएं और दाहिना पक्ष दाहिने से जुड़ेगा। जोड़िए तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ जाएगा। आपके पास आने वाला है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और बचेगा क्या? BC इंटू BD, और इधर DC इंटू BC। दोनों में से क्या कॉमन होगा? BC कॉमन होगा। दोनों में BC कॉमन है ना, तो आप BC को कॉमन निकाल दीजिए। क्या बचा यहाँ? पहले वाले में BD प्लस दूसरे वाले में DC। ध्यान से देखिए, BD प्लस DC क्या बना? BD में DC पर जोड़ दिए तो क्या बन गया? पूरा सरल रेखा। कौन सी सरल रेखा? BC बना ना। BD में DC जोड़ दिए तो BC बन गया। तो ये क्या बना? ये भी बन गया BC। तो ये हो गया ना BC इंटू BC, यानी कि BC का स्क्वायर। यही प्रमाणित करना था कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो आपका प्रमाण हो चुका है। अब आप लोगों को समझ में आया जो हमारा पाइथागोरस का थ्योरम था कैसे प्रमाणित हुआ। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं हम लोग पूरे में। हम लोगों ने कैसे शुरू किया था? क्विक रिवीजन। फर्स्ट थिंग, हम लोगों को प्रमाण करते वक्त सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को लेना है, उसको पूरे के सबरूप दिखाना है। ले लिया हम लोगों ने। जब हम लोग यहां पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए हम लोग पहले लिखेंगे
समकोण त्रिभुज, जो हमारा छोटा समकोण त्रिभुज बना है ना, उसको पहले लिखा है तो उसके भुजाएं पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़ा वाला लिखे हैं बड़े वाले में। इसमें क्या करेंगे, कर्ण के साथ छोटा समकोण लेंगे, तो बड़े वाले में भी कर्ण के साथ छोटा समकोण लेंगे। आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल इसी तरह से अब दूसरे वाले त्रिभुज को लेने वाला है CAD और उसके साथ बड़ा वाला CB है। आप लोगों को समरूपता पढ़ा हुआ है, इसलिए ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर भुजाओं का लेने का तरीका बड़ा अलग है। कैसे लेंगे, बिल्कुल इस तरह से लेंगे कि इसमें जो दूसरी बार लिया गया है उसमें कर्ण के साथ समकोण बनाने वाली बड़ी भुजा, पहले छोटी भुजा ली गई थी, अब बड़ी भुजा, और उसके साथ यहाँ जो हमारा त्रिभुज है, दूसरा जो बड़ा त्रिभुज है उसके साथ भी वही करेंगे, तो हमारे पास ये निकल गया क्रॉस। तो ये था हमारा आज का प्रमेय, काफी इजी सा प्रमेय था। अगर आप लोगों ने पिछले वाले प्रमेय को अच्छे से किया हुआ है समरूपता को, जो लोग समरूपता जितने अच्छे से समझेंगे आज का प्रमेय उनके लिए उतना आसान होने वाला है। पाइथागोरस के कन्वर्स थ्योरम का स्टेटमेंट, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, पाइथागोरस का कन्वर्स, पाइथागोरस का विपरीत। पाइथागोरस का थ्योरम सबको याद होगा। किसी समकोण त्रिभुज पे अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उस पर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सही ना, ये आप लोगों को याद है ना। अगर समकोण त्रिभुज है तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, क्या दिया गया है, समकोण, पाइथागोरस वाले प्रमेय में समकोण दिया गया है और क्या प्रमाणित करना है, प्रमाणित करना है कि कर्ण स्क्वायर, यानी कि उसमें जो कर्ण था, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आज हम लोग उसका विपरीत करेंगे, तो साफ पता चल रहा है विपरीत करेंगे मतलब जो दिया गया था वो प्रमाण करेंगे, और जो प्रमाणित करना था उसमें वो दिया गया है। उसमें क्या प्रमाणित करना था कि उसमें क्या प्रमाणित करना, उसमें क्या दिया गया था, समकोण, तो इसमें वो समकोण प्रमाणित करेंगे। क्या प्रमाणित करेंगे, समकोण। उसमें क्या प्रमाणित करना था, AB स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दिया गया। समझ में आ गया। स्टेटमेंट के साथ शुरू करें। मैं आप लोगों को स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ और उस स्टेटमेंट को समझाता हूँ किस तरह से हम लोग उस स्टेटमेंट से निकालेंगे। क्लियर करें। मैंने स्टेटमेंट लिख के रखा हुआ है, समझाना शुरू करूं। देखिए क्या स्टेटमेंट दिया गया, पाइथागोरस का विपरीत प्रमेय। किसी त्रिभुज में एक भुजा पर बने वर्ग, किसी त्रिभुज में एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब इस पर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल यदि अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के समान हो, अन्य दोनों भुजा पर जो वर्ग बनेगा उसके योग के, यानी इसको और इसको जोड़ने पर वो इसके समान हो, तो प्रथम भुजा के सामने का कोण, प्रथम भुजा के सामने का कोण समकोण के क्षेत्रफल के समान होगा। तो ये क्या होगा, ये समकोण। प्रथम भुजा के सामने का जो कोण है वो कैसा होगा, समकोण। ये है सर। तो क्या दिया गया है ना, AB स्क्वायर बोला है ना, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू अन्य दो भुजा बोला है ना, AC और BC, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये दिया गया है कि नहीं शुरुआत में। और क्या प्रमाणित करना है, प्रमाणित करना है ACB कोण ACB बराबर 90 डिग्री। तो दिया गया है पहला भाग और यानी कि गिवन, और दूसरा प्रमाणित करना है यानी RTP रिक्वायर्ड टू प्रूव। ये दोनों बड़ा ही क्लियर दिया गया है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिया गया है AB स्क्वायर इक्वल्स टू, चित्र के हिसाब से AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रमाणित करना है कोण ACB 90 डिग्री। ठीक है, दिया गया प्रमाणित करना है, क्लियर। अब क्या करना है, रचना। इसका रचना बाकी प्रमेय से बहुत अलग है। इसमें जो हम लोग रचना करेंगे वो बहुत ही अलग रचना है। ध्यान से देखिए इस रचना को, क्योंकि इस रचना को नहीं समझ पाए तो प्रमाण नहीं हो पाएगा, और जिसने ठीक से इसकी रचना को पढ़ लिया वो आराम से इसके प्रमाण को कर देगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है आप लोगों के लिए। रिमेंबर वन थिंग, आप लोगों को दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें याद है। आप लोगों को एक वीडियो इसके लिए रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में, वहां कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता पे आधारित एक प्रमेय दिया गया है। उस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, आपको इस प्रमेय को समझने में काफी सहूलियत होगी। अगर नहीं देखते हैं तो भी आप इस प्रमेय को कर सकते हैं, पर उसे देख लेना बेहतर होगा। आप लोगों को याद है ना सर्वांग समता की शर्तें, तो हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले इसमें रचना बाकी है। दिया गया प्रमाणित करना है, क्लियर। अब क्या करेंगे, रचना। रचना के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करेंगे, इसके रचना के लिए मैं यहां पर एक और नया त्रिभुज बनाऊंगा, जिस त्रिभुज में सबसे पहले इस जितना बड़ा ये CB है ना उतनी ही बड़ी एक रेखा खींचूंगा। हो गया। इसको मैं नाम देता हूं, चूंकि ये ABC है, नया नाम दे सकता हूं मैं, इसको नाम देता हूं F और इसको नाम देता हूं E। ठीक है, क्या नाम दिया,
एफ ई, मान लेते हैं एफ यहाँ है और ई यहाँ है, ये एक्स्ट्रा रेखा है, मैंने इसे बात दे दिया। तो मैंने एफ ई कितना बड़ा लिया है, जितना बड़ा बीसी है। अब इसके बाद मैं एक अलग से काम करने वाला हूं, मैं यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा, ठीक है, और 90 डिग्री का कोण बना के इस सरल रेखा में से AC के बराबर DE काटूंगा, AC के बराबर DE काटूंगा। याद रखिए यहाँ पर मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री प्रमाणित करना है, यानी कि दिया हुआ नहीं है, यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, मैंने बना दिया है। अब हमारे पास जब मैंने ऐसी रचना की है जिसमें BC के बराबर EF खींचा, AC के बराबर DE काटा, लेकिन E पर समकोण बनाने के बाद, यानी कि CB के बराबर EF खींचा, E पर समकोण बनाया और उसमें AC के बराबर में DE काटा, इसके बाद D और F को ये रचना समझ में आ गया। तो दिया गया है, प्रमाणित करना है और रचना, 3 भाग क्लियर हो गए। अब हम लोग करने वाले हैं प्रमाण। प्रमाण के लिए इस चित्र को दोबारा बनाना पड़ेगा, इस वाक्य को हटाना पड़ेगा, तो हम लोग प्रमाण शुरू करेंगे। शुरू करें प्रमाण। प्रमाण में ध्यान से देखिए, पिछले चित्र की तरह एक चित्र बनाया है मैंने, ABC और DFE। यहाँ पर E पे समकोण है, मुझे इसे समकोण प्रमाणित करना है। जो जो दिया गया था, जो रचना था, वो सब आप लोगों को क्लियर हो गया। अब एक त्रिभुज हमारे पास आया है, यहाँ पर एक त्रिभुज पहले से था, हम लोगों ने इस त्रिभुज की रचना की है। प्रमाण शुरू करेंगे। जब मैं पहले प्रमाण दूंगा तो पहले प्रमाण में शुरुआत में मैं आप लोगों को जो चीज बता रहा हूं ध्यान से देखिए। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, जो हम लोगों ने सीखा था ना सर्वांग समता में। सर्वांग समता में इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुजों का नाम लिखना होता है ABC और DFE। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DFE में 3 चीजें खोजना होता है ना, सर्वांग समता की शर्तों के हिसाब से, SSS या फिर SAS या फिर ASA, तीनों में से कोई एक। शुरू करें। देखिए इसमें ध्यान से, आपको पता है ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो आपको क्या लिख सकते हैं? पहली चीज CB बराबर EF। चलिए दूसरी चीज के बारे में सोचते हैं, है कुछ क्या? आपको पता है ना AC बराबर है DE के। दूसरा चीज पता है AC बराबर है DE के। बचा एक चीज। अगर कोई एक चीज हम लोग प्रमाण कर देते हैं कि वो बराबर है, तो हमारा, अगर कोई एक चीज हम लोग प्रमाणित कर देते हैं कि वो इसमें इसके बराबर है, हमारा प्रमेय प्रमाणित हो जाएगा। ठीक है, उस एक चीज के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। वो एक चीज बच रहा है ना, 2 भुजाएं तो हो गई, तो केवल इस भुजा को इस भुजा के बराबर प्रमाणित करना है। इस भुजा को इस भुजा के बराबर हम लोग कह सकते हैं क्या? पता है? नहीं पता है। मैं कह देता हूं दोनों बराबर है, लेकिन सवाल उठेगा ना क्यों? ऐसे बोलने से नहीं होगा ना, क्यों बराबर प्रमाणित करना पड़ेगा। चलिए उसका प्रमाण देखते हैं। देखिए इस त्रिभुज, मैं इस त्रिभुज से शुरू करता हूँ। ये एक समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस काम करता है। और इस त्रिभुज के बारे में हम लोगों को क्या दिया गया था? इस त्रिभुज में दिया गया था AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बताइए तो AC किसके बराबर है? DE के बराबर। तो AC की जगह में लिख सकते हैं DE का स्क्वायर प्लस BC किसके बराबर है? EF के। तो यहाँ लिख सकते हैं EF का होल स्क्वायर। अब बताइए, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज में अगर मैं बोलूं DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होगा? DF, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के समान होता है, योगफल के समान। तो हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों का योगफल यानी कि DF स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं DF का होल स्क्वायर। इस लाइन को रिपीट करता हूं। हम लोगों ने लिखा, जो दिया गया था वो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम लोगों ने AC को क्या लिखा? AC किसके बराबर है? D, रचना किए थे, लिख दिए। BC किसके बराबर है? रचना किए थे, EF, लिख दिए। अब जब आप DE और EF को जोड़ेंगे, इनके स्क्वायर को, पाइथागोरस का नियम क्या कहता है? इस पे पाइथागोरस काम करेगा ना समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज से क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा ना DF स्क्वायर। DF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, DE स्क्वायर प्लस EF होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू में ये बैठा सकते हैं ना DF स्क्वायर, बैठा दिया। क्या मिल रहा है? AB स्क्वायर किसके बराबर है? DF स्क्वायर। अगर AB स्क्वायर DF स्क्वायर के बराबर है, तो AB किसके बराबर होगी? DF के बराबर होगी ना, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। तो AB किसके बराबर हुई? DF। AB DF के बराबर है, मैंने कहा था ना बराबर है, आया ना बराबर। पर प्रमाण दिखाना पड़ेगा, ये चीज करनी पड़ेगी, सिर्फ कह देने से नहीं होगा। तो प्रमाण लिखने पे पहले ये करना होगा, उसके बाद इन दोनों त्रिभुजों में पहली चीज, दूसरी चीज, तो तीसरी चीज क्या मिली? AB बराबर DF।
ए बी इज इक्वल्स टू डी एफ। क्या तीनों चीजें मिल गई? अब त्रिभुज में कौन सा शर्त हुआ? एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, याद आया? भुजा 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 के आधार पर इन दोनों त्रिभुजों को कैसा कर सकते हैं? सर्वांग सम। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ ई, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? बराबर के ऊपर में ऐसा साइन, इसको बोलते हैं सर्वांग सम। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। सर्वांग समता का मतलब सीपीसीटी, कांग्रेस प्रॉपर्टी ऑफ कांग्रेस ट्राइंगल। सर्वांग समता का क्या मतलब? अगर किसी त्रिभुज के दो चीज, किसी तीन शर्तों को, यानी भुजा 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 के आधार पर आपने प्रमाणित कर दिया कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, लिख देते हैं। कौन सा शर्त हुआ? एस एस एस। तो इसकी एक त्रिभुज में कितनी चीजें होती हैं? गलत, 6 बताया था ना। 3 भुजाएं 3 कोण, अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण बराबर, इसे ही ना कहते हैं सीपीसीटी। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो गई, कौन से शर्त से? एस एस एस। उससे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रमाणित हो गए। तो सर्वांग सम प्रमाणित होने पर त्रिभुज की कितनी चीजें बची? 3 कोण। तीनों कोण बराबर होंगे, यानी कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। सही, ये इसके बराबर आ गया, ये कोण इसके बराबर, यानी कि डी ई एफ बराबर हो गया ए सी बी के। क्या लिख सकते हैं? डी ई एफ, ये कोण बराबर हो गया, डी ई एफ बराबर हो गया ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। और डी ई एफ कितने का कोण बनाए थे? रचना किए थे, कितने का? तो ए सी बी कितने डिग्री का हो गया? 90, मतलब समकोण हो गया प्रमाण। ये तो हमारा आज का प्रमेय। क्लियर हुआ? यस सर। आसान प्रमेय था, अगर आपने ठीक से कंसेप्ट को समझा है। आप लोगों ने देख लिया सारा थ्योरम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे थ्योरम समझ में आए होंगे, सब कुछ सब अच्छे तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई इनहेंसमेंट की जरूरत है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, साउंड क्वालिटी आई नो कि थोड़ा अप डाउन हुआ है तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कतें फेस करनी होंगी, लेकिन अगर उसके अलावा कोई इंप्रूवमेंट का सजेशन है आपके लिए, आप जो हमें देना चाहते हो तो काइंडली हमें सजेस्ट करके बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। कमेंट करने के अलावा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ और इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो जो भी है आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। काइंडली उसे फॉलो करें। आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद साबाज आलम। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो ना पसंद आने पे डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है जिनको हम इंप्रूव करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।